हेलो दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल यूपीएससी नट में स्वागत है। मैं तरुण गुप्ता। आज यहाँ पर यूपी पीसीएस की टेस्ट सीरीज की बात करने वाले हैं, जो कि आज हमारी ध्येय आईएएस की लग रही है। टेस्ट नंबर 3 की बात करेंगे, जिसमें हम ज्योग्राफी के, इन्वायरमेंट, पर्यावरण के और कुछ हमारे करंट अफेयर्स के क्वेश्चन यहाँ पर रहने वाले हैं। फुल टेस्ट की बात करने वाले हैं, जो कि बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। चैनल पर आप लोग अभी तक नए हो, सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि नई वीडियो आए उसका आपको नोटिफिकेशन वगैरह मिल सके। इससे पहले हम 2 ऑलरेडी टेस्ट सीरीज की लगा चुके हैं। एक चीज और ध्यान रखना है, इसी चैनल पर हमारी मेक आईएएस की टेस्ट सीरीज लग रही है। मेक आईएएस की बात करें तो जीएस वर्ल्ड की भी टेस्ट सीरीज लग रही है। जीएस वर्ल्ड की बात की जाए तो दृष्टि आईएएस की भी टेस्ट सीरीज को हम इसी चैनल पर लगा रहे हैं। और ध्येय की तो आप जो है अभी वर्तमान में देख ही रहे हो। तो 4 टेस्ट सीरीज कोचों की इसी चैनल पर आप लोगों को मिल रही है, डेली मिलती है, चारों के चारों आप जाके देख पाओगे। चलिए, तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन क्या है उसकी तरफ बढ़ते हैं और उस क्वेश्चन को पढ़ते हैं। प्रमुख दर्रे हैं और स्थित मार्ग हैं। तो पासेस एवं मार्ग के बारे में बात कर रहा है कि कौन सा ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है। नाथुला दर्रे की बात की जाए कहां पर जाता है, तो नाथुला दर्रा जो है आपका तिब्बत में जाने वाला मार्ग है। कहां पर है? तिब्बत में जाने वाला मार्ग है। माना दर्रे की बात की जाए तो कैलाश मानसरोवर यात्रा को जोड़ता है, उत्तराखंड में है। बाड़ालाचा दर्रे की बात की जाए तो मंडी एवं लेह सड़क मार्ग को जोड़ता है, ये आपका कहां पर है? हिमाचल प्रदेश में है। और रोहतांग दर्रे की बात की जाए ये आपके मनाली से लेह मार्ग को जोड़ता है। ऑप्शन हमारा तीसरा वाला सही है, ये भी आपका हिमाचल में। तो नाथुला आपका तिब्बत में जाने वाला मार्ग हो गया। माना आपका कैलाश मानसरोवर जाने वाला मार्ग हो गया। बाड़ालाचा दर्रा मनाली लेह मार्ग हो गया। और रोहतांग दर्रे की बात की जाए आपके बाड़ालाचा दर्रा मंडी लेह सड़क मार्ग हो गया। और बाड़ालाचा दर्रा मनाली से लेह मार्ग हो गया। ऑप्शन आपका ए वाला जो है यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आपको यहाँ पर ध्यान रखिएगा, ये ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक अरावली पर्वत श्रृंखला के बारे में सही नहीं है। तो अरावली पर्वत के संबंध में यहाँ पर कौन सा कथन जो है गलत है, इसके बारे में बात कर रहा है। यह एक अवशिष्ट रूप में पर्वत है, मतलब कि बहुत पुराना हो चुका है, कट छट चुका है। तो हम कहेंगे बिल्कुल करेक्ट है, अवशिष्ट पर्वत है। इसका सर्वोच्च शिखर गुरु शिखर है। हाँ, इसका सर्वोच्च शिखर गुरु शिखर ही है, ये भी करेक्ट है। दिल्ली से लेकर पालनपुर मतलब कि गुजरात तक यह फैला हुआ है, ये भी ऑप्शन सही है। इसमें सह्याद्री के नाम से जाना जाता है। अब आप थोड़ा सा अगर दिमाग है, आप बताओगे पश्चिमी घाट पर्वत को सह्याद्री के नाम से जाना जाता है, अरावली को पर्वत कैसे जाना जाएगा? अरावली तो भाई आपके उत्तर में राजस्थान में पड़ता है। तो हम कहेंगे हाँ, ये आपका डी ऑप्शन जो है गलत है। जबकि अवशिष्ट पर्वत है अरावली, गुरु शिखर पर्वत है, दिल्ली से लेकर पालनपुर गुजरात तक फैला हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में से कौन सा यहाँ पर सम्मिलित नहीं है? एक तरफ स्थान है और नदी संगम है, कौन सा नदी स्थान किस ऑप्शन में गलत है? जैसे बात करें देवप्रयाग में आपकी भागीरथी और अलकनंदा मिलती है, ध्यान रखिएगा, बिल्कुल करेक्ट लिखा है। रुद्रप्रयाग में मंदाकिनी और अलकनंदा मिलती है, ये भी ऑप्शन करेक्ट है। कर्णप्रयाग में पिंडारा नदी के साथ में भागीरथी नहीं मिलती है, अलकनंदा मिलती है। कौन सी मिलती है? अलकनंदा मिलती है। तो हम कहेंगे यहाँ पर सी वाला ऑप्शन गलत है। जबकि विष्णुप्रयाग में धौली गंगा और अलकनंदा मिलती है, तो ये भी ऑप्शन सही है। तो सी वाला ऑप्शन आपका गलत क्यों था? क्योंकि पिंडार एवं अलकनंदा नदी जो है मिलती है आपकी। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामर झील के बारे में कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही है? बताइए, सामर झील के बारे में ऑप्शन कौन सा सही है उसके बारे में बात करना है। भारत की सबसे बड़ा स्थलीय नमकीन झील है। क्या भारत की सबसे बड़ी स्थलीय नमकीन झील है? तो हम कहेंगे हाँ, बिल्कुल। सामर झील जो है आपकी भारत में सबसे बड़ी स्थलीय रूप में नमकीन झील के रूप में जानी जाती है, लवड़ी झील है। दूसरा है 1990 में से रामसर आर्द्रभूमि के तहत शामिल किया गया था। तो हाँ, ये भी करेक्ट है, 1990 में से रामसर सूची में शामिल किया गया था। ऑप्शन हमारा सी वाला रहेगा। 1 और 2 दोनों ऑप्शन हमारे जो है करेक्ट है। कौन से? 1 और 2 दोनों ऑप्शन हमारे करेक्ट है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन तब बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में से कौन सी गंगा के दाएं तट पर मिलने वाली प्रमुख सहायक नदियां नहीं है? तो गंगा के दाएं तट से मिलने वाली प्रमुख सहायक नदी नहीं है पूछ रहा है। तो अगर आप एक छोटा सा ही कॉमन सेंस लगाओगे, घाघरा, गोमती और गंडक जो है, गंगा मान लो, गंगा इस तरीके से बह रही है और गंगा की जो दाएं तट से मिलने वाली नदियां हैं, ये घाघरा, गोमती, गंडक तो हैं, लेकिन सोन नदी क्या आपकी गंगा के दाएं तट से मिलती है? नहीं, ये आपके लेफ्ट साइड से मिलती है, मतलब कि बाएं तरफ से मिलती है। इस साइड से यहाँ पर जो है आपकी मिलती है। तो हम कहेंगे जिस साइड से यमुना मिलती है उसी साइड से सोन मिलती है। तो हम कहेंगे सी ऑप्शन यहाँ पर रहेगा। सोन जो है गंगा के दाएं तट से मिलने वाली सहायक नदी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, कौन सा ऑप्शन यहाँ पर असत्य है? देखो, इस बार ना उल्टे क्वेश्चन पूछ रहा है, सत्य नहीं पूछ रहा है, असत्य पूछ रहा है। असत्य, तो इसमें ऑप्शन कौन सा है? तो यहाँ पर बात करें, एल नीनो कैसा है? एक उप सतही गर्म जलधारा है, ये तो सही है, जो कि पेरू के तट पर उत्तर से दक्षिण की ओर प्रवाहित होती है। तो कहाँ की बात की जा रही है? ये साउथ अमेरिका की बात की जा रही है। कहाँ की? साउथ अमेरिका की बात की जा रही है कि साउथ अमेरिका में जो आपका पेरू के तट है
उत्तर से दक्षिण, नॉर्थ टू साउथ की ओर जो है प्रवाहित होती है। एल नीनो हम कहेंगे बिल्कुल करेक्ट लिखा है। इसके प्रभाव का जो अध्ययन है सर्वप्रथम गिलबर्ट वॉल्कर अमेरिका के द्वारा किया गया था, ये भी ऑप्शन करेक्ट है। तो पूछा है इनमें से कौन सा ऑप्शन असत्य है, मतलब कि कौन सा ऑप्शन गलत है। अपना तो पहला गलत है ना ही दूसरा गलत, तो हम कहेंगे ना तो पहला ना ही दूसरा, क्योंकि दोनों ऑप्शन जो है ऑलरेडी सही लिखे हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्षोभ मंडल के संबंध में कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही है। क्षोभ मंडल के बारे में कह रहा है, ट्रोपोस्फीयर के बारे में कौन सा ऑप्शन इन तीनों ऑप्शनों में करेक्ट है। चलिए बात करेंगे हम, संवहन धाराएं इसी मंडल में पाई जाती है। अब आपको पता होगा क्षोभ मंडल में ही सारी चीजें होती हैं, चाहे आपकी संवहन धाराएं हो, चाहे आपका जेट स्ट्रीम हो, है ना, चाहे आपकी क्या हो, आपकी आंधी तूफान वर्षा हो, कोहरा हो, सारी चीजें आपके क्षोभ मंडल में ही मिलती है। तो हम कहेंगे ये तो ऑप्शन सही है। जेट स्ट्रीम क्षोभ मंडल में ही प्रवाहित होती है, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया, करेक्ट है। क्षोभ मंडल वायुमंडल की सबसे निचली परत के रूप में जानी जाती है। औसतन 12 किलोमीटर तक की ऊंचाई पर आपकी ट्रोपोपॉज जो है आपकी क्षोभ मंडल जो है पाई जाती है। तो हम कहेंगे ये भी सही है। पूछा है कौन सा ऑप्शन सही है, जब तीनों ही ऑप्शन सही है तो डी वाले पे टिक लगाना पड़ेगा, सभी कथन सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बात करेंगे, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, इनमें से कौन सा ऑप्शन हमारा सही है। विचार करते हैं, स्थलीय पारिस्थितिक तंत्र में जीवभार का पिरामिड सीधा होता है। जो स्थलीय पारिस्थितिक तंत्र होता है, जो आपका स्थल का पारिस्थितिक तंत्र होता है, उसमें जीवभार का पिरामिड कैसा होता है, सीधा होता है। हम कहेंगे करेक्ट है। घास के मैदान में जीवभार का पिरामिड सीधा होता है, ये भी करेक्ट है। एक जलीय पारिस्थितिक तंत्र में, तालाब में जीवभार का पिरामिड उल्टा होता है। तो देखो आपको ये भी सही है, लेकिन आपको एक चीज क्या रखना है, अगर स्थल का पारिस्थितिक तंत्र आ जाए तो आपको रखना है स्थल में सीधा होता है। कैसा होता है, सीधा होता है। अब ट्रिक ऐसे कर लो, स्थल पर मनुष्य रहता है, मनुष्य सीधा ही चलता है तो सीधा पिरामिड होता है। जल में पारिस्थितिक तंत्र उल्टा होता है। अब उल्टा कैसे होता है, तो जल में अगर जीव जंतु पक्षी रहते हैं तो क्या होता है, वो उल्टे सीधे होते रहते हैं, तो आपको उल्टा याद कर लेना। तो हम कहेंगे डी ऑप्शन रहेगा। 1 2 3 ऑप्शन हमारे यहाँ पर तीनों के तीनों ऑप्शन करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सम्मिलित नहीं है। चारागाह हिल स्टेशन है और अवस्थित ही इसके बारे में पूछ रहा है, एक गलत है। जैसे बन्नी चारागाह, बन्नी चारागाह कहाँ पर है, गुजरात राज्य में है, करेक्ट है। बाग्याल चारागाह उत्तराखंड राज्य में है, ये भी करेक्ट है। खजियार, खजियार की बात किया तो सिक्किम में नहीं है, खजियार आपका हिमाचल प्रदेश में है। तो सी ऑप्शन आपका क्या था, गलत था। खजियार कहाँ पर है, हिमाचल प्रदेश में, जबकि पहलगाम आपका जम्मू कश्मीर में, ये भी आपका ऑप्शन करेक्ट है। तो बहुत छोटा क्वेश्चन था, उसको हमने आराम से कर लिया है। 10वां क्वेश्चन की बात करेंगे, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा आपके लिए नोटिफिकेशन है, उस नोटिफिकेशन को ध्यान रख लेते हैं। हमारा ऐप आ चुका है जिसका नाम है यूपीएससी नट। क्या नाम है, यूपीएससी नट नाम है। और इस ऐप पर आपके लिए हमने एग्जाम बूस्टर सीरीज नाम से 11 तारीख से बैच स्टार्ट हो चुका है। अभी वर्तमान में 15 तारीख तक, 15 अगस्त तक, ध्यान रखेगा, केवल 100 रुपए में। इसके बाद यहाँ पर प्राइस इंक्रीज हो सकते हैं, हो भी जाएंगे। यहाँ पर ऑल सब्जेक्ट को कवर किया जाएगा, साथ में यूपी स्पेशल भी कवर की जाएगी, प्लस करंट अफेयर्स के कुछ वीडियो भी यहाँ पर आपको मिल जाएंगे। तो इस सीरीज को आप 100 रुपए में 90 से ज्यादा क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हो। और ये जो टोटल 90 क्लासेस है आपके केवल 30 दिनों में हमें कंप्लीट करवाना है, 30 दिनों में कंप्लीट करवाना है। रैपिड कोर्स होगा, एग्जाम बूस्टर सीरीज नाम से है। हम और 3 मैम आपकी पढ़ा रही हैं, साथ में कोई भी समस्या है तो आप मुझे कांटेक्ट भी कर सकते हो। सेकंड चीज, इसी को ध्यान में रखते हुए हमने इंग्लिश और हिंदी बाइलिंगुअल माध्यम में 300 से प्लस टेस्ट को निकाला हुआ है, जिसमें चैप्टर वाइज, सब्जेक्ट वाइज, फुल टेस्ट, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, कुछ मॉडल पेपर, सारी चीजें आपकी टेस्ट सीरीज में, क्वेश्चन के बाद एक्सप्लेन और एक्सप्लेन के बाद की पॉइंट भी आपको मिल जाते हैं। तो आप टेस्ट सीरीज भी हमारी ऑनलाइन माध्यम से ज्वाइन कर सकते हो यूपीएससी नट ऐप से। एक और कोर्सेज है जो कि हमारा बहुत पॉपुलर कोर्स रहा है आरओ को संबंधित ध्यान में रखते हुए, हालांकि यूपी पीसीएस के लिए भी बहुत सारे स्टूडेंट ने ज्वाइन कर लिया है। ये कोर्स हमारा क्विक रिवीजन कोर्स। कैसा है, क्विक रिवीजन नोट्स हैं। इन नोट्स को अगर आप पढ़ लेते हो, कलरफुल नोट्स हैं, नोट्स को आप पढ़ लेते हो तो आपने अभी तक जितना भी पढ़ा है इन सारी चीजों का आपका रिवीजन जो है फास्ट ट्रैक में हो जाता है, फास्ट ट्रैक में हो जाता है। तो आपको इन सभी चीजों को हमारे ऐप से डाउनलोड कर लेना है, यूपीएससी नट। अब ऐप कहाँ मिलेगा, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है, लिंक से भी डाउनलोड कर सकते हो या फिर सर्च कर सकते हो यूपीएससी नट प्ले स्टोर पर, आपको मिल जाएगा, आप वहां से डाउनलोड कर पाओगे। तो आपके कुछ कोर्सेज बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे आपका क्योंकि एग्जाम रिमाइंडर सीरीज और आपका दूसरा टेस्ट सीरीज, इनको ज्वाइन कर सकते हो। तीसरा वाला कोर्स आपको अपने ऊपर डिपेंड करता है कि आपको एग्जाम्स के लिए आपने अगर क्विक रिवीजन नोट्स बनाए हैं तो आप ज्वाइन मत करना, अगर नहीं बनाए हैं तो इनको ज्वाइन करके आप लोग जो है अपनी तैयारी को पूर्ण रूप अच्छे से दे पाओगे। तो ये आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। चलिए क्वेश्चन की बात करेंगे। हमारा क्वेश्चन क्या कहता है, 10वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और इनमें से उपरोक्त में से कौन सा ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है। चलिए बात करेंगे,
मोरीबंद डेल्टा पश्चिम बंगाल का उपविभाग है। कैसा है? मोरीबंद डेल्टा कहां पर है? पश्चिम बंगाल में। इतना याद रखो, मोरीबंद डेल्टा पश्चिम बंगाल में है, करेक्ट है। टेलीग्राफिक पठार उत्तरी अटलांटिक कटक का हिस्सा है। तो टेलीग्राफिक पठार पूछा जाए कहां पर है, आपको कह देना है उत्तरी अटलांटिक में है, ये भी करेक्ट है। मानव गतिविधियों से परिवर्तित पर्यावरण एंथ्रोपोजेनिक पर्यावरण कहलाता है। मनुष्य के द्वारा गतिविधियों में अगर कुछ चेंजेस किया जाता है पर्यावरण में, उसको हम एंथ्रोपोनिक जो है पर्यावरण कहते हैं। तो ये भी ऑप्शन करेक्ट है। तो डी रहेगा। 1 2 3 ऑप्शन हमारे यहाँ पर, तीनों के तीन ऑप्शन हमारे करेक्ट है, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। लाइकेन के संबंध पर विचार करें, कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही है? तो लाइकेन के बारे में विचार करना है, ऑप्शन कौन सा सही है? यह वायु प्रदूषण के जैव सूचक होते हैं। एक तरीके से जो लाइकेन होते हैं, लाइकेन वायु प्रदूषण अगर फैलता है तो इंडिकेटर के रूप में कार्य करते हैं। कैसे? इंडिकेटर्स के रूप में जो है कार्य करते हैं, ध्यान रखिएगा। तो करेक्ट है। नगरों के समीप ये नहीं पाए जाते, तो क्योंकि नगरों के समीप तो सीधी सी बात है प्रदूषण मिलेगा, तो ये लाइकेन जो है प्रदूषण के क्षेत्र में कम ही पाई जाएगी। तो ऑप्शन रहेगा ये भी करेक्ट है, सी रहेगा। 1 और 2 दोनों ऑप्शन यहाँ पर हमारे सही है। अभिकथन और कारण वाला क्वेश्चन आता है तो कान खड़े होकर सुन लेना करो, क्योंकि बहुत इंपोर्टेंट रहता है अभिकथन और कारण। अभिकथन कहता है कि धूमकेतु जो होते हैं मात्र सूर्य की तरफ बढ़ते समय दिखाई देते हैं। धूमकेतु कैसे होते हैं? सूर्य की तरफ बढ़ते समय ही दिखाई देते हैं, करेक्ट लिखा है। क्योंकि सूर्य की किरणें इनकी गैसों को चमकीला बनाती हैं। अभी मैंने देखो यहाँ पर कहीं भी क्योंकि नहीं लिखा था, और मैंने यहाँ पर क्या बोला था? क्योंकि बोला था। और जब क्योंकि लगा दिया तो आपके जो दोनों सेंटेंस हैं वो सही मिल रही है या नहीं मिल रहा है, इससे निर्धारित हो जाता है। अगर आप दोनों सेंटेंसों के बीच में क्योंकि लगा देता हूं तो करेक्ट हो जाएगा। अब पढ़ते हैं, देखो आपको समझ में आ जाएगा। धूमकेतु मात्र सूर्य की तरफ बढ़ते समय ही दिखाई देते हैं, क्योंकि सूर्य की किरणें इनको गैसों को चमकीला बनाती हैं। तो अब देखो सेंटेंस सही मिल रहा है तो हम कहेंगे बिल्कुल करेक्ट है। अब लेकिन सेंटेंस तभी सही मिलाना है जब आपको लगे दूसरा वाला ऑप्शन करेक्ट है। तो जो व्याख्या करता है और नहीं करता है, ये ऑप्शन क्योंकि से क्लियर हो जाता है। तो इसीलिए ऑप्शन जो है आपका इधर पे पहला वाला बिल्कुल करेक्ट है। और पुच्छल तारे भी इनको कहा जाता है धूमकेतु को, आपको पता होगा, जब ये छोटे छोटे खंड रूप में पत्थर धूल में जैसे बन जाते हैं। तो ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सत्य है? तो इन चारों में सही ऑप्शन कौन सा है? दंडकाराय पठार जो है भारत के मध्यवर्ती भाग में स्थित है। तो आप देखोगे आपके जो महाराष्ट्र के नीचे वाला, महाराष्ट्र के आपके साउथ वाला और महाराष्ट्र के आपका ईस्ट वाला हिस्सा है, वहां पर आपको दंडकाराय पठार जो है मिल जाता है। तो हम कहेंगे मध्यवर्ती भाग में स्थित है, करेक्ट है। मेघालय का पठार प्रायद्वीप पठार का हिस्सा है, ये तो बच्चे जानता है ना। मेघालय का पठार, शिलोंग का पठार प्रायद्वीप पठार का ही हिस्सा है, छोटा नागपुर पठार का। मालवा का पठार नर्मदा नदी के उत्तर में, हाँ बिल्कुल, ये आपके जैसे मान लो अरावली हो जाएगी, अरावली के बाद यहाँ पर मेवाड़ का आ जाएगा, मेवाड़ के बगल से आपका मालवा का आ जाएगा, और मालवा के अगर आप साउथ में देखोगे तो आपकी सतपुड़ा, और सतपुड़ा के नीचे आपकी नर्मदा। तो नर्मदा के उत्तर में मालवा है, तो हम कहेंगे हाँ ये भी करेक्ट है। ऑप्शन डी वाला रहेगा। तीनों ही ऑप्शन आपके यहाँ पर जो है सही ऑप्शन है। नेक्स्ट आता है, किस समूह की फसलें रबी समूह की हैं? तो ऐसी कौन सी समूह की फसलें हैं जो रबी समूह की हैं? तो रबी समूह की जो फसलों की बात की जाए, जौ, चना, मटर और सरसों जो है, कौन सी? जौ, चना, मटर जो सरसों है आपके रबी किस्म की फसलें हैं। और ये जो है अक्टूबर से नवंबर में बोई जाती हैं। कब बोई जाती हैं? अक्टूबर से नवंबर में बोई जाती हैं। और अगर पूछा जाए काटी कब जाती है, तो काटने का आपको कह देना है मार्च से अप्रैल के बीच में काटी जाती है। कहां से? मार्च से अप्रैल के बीच में ये काटी जाती हैं रबी की फसलें। और रबी की फसलें जो है आपकी गौ है, गेहूं है, जौ है, चना है, मटर है, सरसों है, मसूर है, आलू है, बहुत सारी और भी फसलें होती हैं जो रबी की फसलें होती हैं। अग्लहास बेसिन स्थित है। अग्लहास बेसिन कहां पर है? तो आपको हिंद महासागर याद रखना है। हिंद महासागर में अग्लहास बेसिन स्थित है। दक्षिण अफ्रीका के दक्षिण में एक समुद्री बेसिन है जिसे हम क्या कहते हैं? आपके अग्लहास बेसिन के रूप में जानते हैं, और हिंद महासागर की स्थिति में है। अभिकथन और कारण आता है, इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? 40 से 45 डिग्री 40 से 65 डिग्री दक्षिणी अक्षांशों के मध्य जो है पछुआ पवनों का सर्वोत्तम विकास पाया जाता है, क्योंकि 40 से 65 डिग्री अक्षांशों के मध्य जो है धरातलीय अवरोधों का अभाव रहता है। तो धरातलीय जो अवरोध है 40 से 65 डिग्री में, और साउथ के हिस्सों में क्या है? महासागर ही महासागर, जल ही जल है। तो जो स्थल है उसका अवरोध है जो यहाँ पर नहीं पाया जाता है, तो इसलिए यहाँ पर जो है सर्वोत्तम विकास हो जाता है। तो ऑप्शन रहेगा एक और ए और दो दोनों सही है, और एक की व्याख्या भी सही कर रहा है, इसलिए पहला वाला ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। अभिकथन और कारण यहाँ पर भी है, हरे पौधों को प्राथमिक उत्पादक जो है माना जाता है। हरे पौधों कैसा माना जाता है? प्राइमरी प्रोड्यूसर माना जाता है, तो हम कहेंगे बिल्कुल करेक्ट है। कारण है क्योंकि पौधों में संचित भोज्य पदार्थों की संपूर्ण जीव जगत प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से ग्रहण कर ऊर्जा प्राप्ति करते हैं, तो हम कहेंगे भाई ये भी करेक्ट है। दोनों ही ऑप्शन सही है, तो ए वाला रहेगा। ए और दोनों सही है, और उसकी व्याख्या भी यहाँ पर सही की जा रही है। जनजाति और राज्य में से कौन सी जनजाति किस राज्य से संबंधित है, जैसे विचार करना है।
जैसे लाखेर जनजाति की बात किया है तो लाखेर जनजाति आपकी मिजोरम राज्य से संबंधित है। अब ऐसी जनजाति हैं जो आपने सिर्फ इसमें से एक ही सुनी होगी, गद्दी, बाकी नहीं सुनी होगी आई थिंक, मुझे लगता है। लाखेर जनजाति मिजोरम राज्य में पाई जाती है, रियांग जनजाति त्रिपुरा राज्य में पाई जाती है, अंगामी जनजाति नागालैंड राज्य में पाई जाती है और गद्दी आपकी हिमाचल प्रदेश में पाई जाती है। ऑप्शन ए वाला रहेगा, ए का पहला, बी का दूसरा, सी का तीसरा, डी का चौथा ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा यहाँ पर सही सुमेलित है? कटक और महासागर है, इनमें से कौन सा ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है बात कर रहा है। जैसे बिबिल टॉम्सन कटक की बात किया है तो अटलांटिक महासागर में पाया जाता है, करेक्ट है। एमस्टम कटक की बात किया तो हिंद महासागर में पाया जाता है, ये भी सही है। सोलोमन कटक की बात किया है प्रशांत महासागर में पाया जाता है, ये भी सही है। तो हम कहेंगे यहाँ पर सभी ऑप्शन सही है, तो डी वाला करेक्ट हो जाएगा, है ना। और ये जो है कैसे है, एक चीज और भी रखना है यहाँ पर, एक चीज और रखना है, दो प्लेटों की अपसरण के कारण एस्थोनोस्फीयर से मैग्मा निकलने से कटकों का निर्माण होता है। तो क्या होता है, जैसे मान लो एक ये प्लेट हो गई, एक दूसरी प्लेट हो गई। अब एक प्लेट दूसरी प्लेट के जब भीतर घुसती है तो कहीं ना कहीं क्या होता है, मैग्मा बाहर कटकों के सहारे निकलता है, तो उसी को क्या कहते हैं, कटकों का जो निर्माण होता है। और अलग अलग कटक अलग अलग महासागर में देखने को मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कश्मीर की घाटी किस प्रकार के वलन का उदाहरण है? अब देखो कश्मीर की जो घाटी है पूछ रहा है किस प्रकार के जो है वलन का उदाहरण है। वलन मतलब कि फोल्ड का उदाहरण है, तो ऑप्शन रहेगा ग्रीवा खंड का उदाहरण। कैसा है, ग्रीवा खंड का उदाहरण है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है। आपकी कभी पूछा जाए कि कैसे बनता है तो आपको कह देना है, जो एक मोड़ होता है, एक परवलित मोड़ होता है, एक भुजा टूटकर दूसरे भुजा पर, एक भुजा टूटकर कई किलोमीटर जाकर दूसरे चट्टान पर चढ़ जाती है, गिर जाती है, उसे ग्रीवा खंड के रूप में जानते हैं। वो कश्मीर की घाटी जो है ग्रीवा खंड के अंतर्गत ही आती है। सौर कलंकी के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? सौर कलंकी के बारे में पूछ रहा है, कौन सा ऑप्शन सही है? सूर्य की अपेक्षा ठंडे भाग होते हैं सौर कलंक, हम कहेंगे बिल्कुल ठीक है। और सौर मान लो जैसे सूर्य है और यहाँ पर सौर कलंक, यहाँ पर जो काले काले धब्बे डॉट हो जाते हैं उनको हम सौर कलंक कहते हैं। और सूर्य की अपेक्षा मतलब कि जो मान लो अदरवाइज सूर्य का जो पार्ट है, यहाँ पर जितने टेम्परेचर है, गर्मी है, उसकी अपेक्षा जो है यहाँ पर ठंडे पाए जाते हैं। तो इसीलिए सौर कलंक जो होता है सूर्य की अपेक्षा ठंडे भाग होते हैं, करेक्ट है। इसका तापमान 1500 डिग्री से सेंटीग्रेड तक हो सकता है, तो हम कहेंगे ये भी करेक्ट है, क्योंकि वैसे सूर्य का तापमान कितना होता है, 6000 डिग्री सेंटीग्रेड से हो सकता है। तो यहाँ पर रखा है सी, 1 और 2 दोनों ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है, ध्यान रखिएगा। विश्व की सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित जो सक्रिय ज्वालामुखी पर्वत ओजोस डेल सलाडो किन देशों की सीमाओं पर स्थित है? विश्व का सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित है, एक्टिव ज्वालामुखी है, ओजोस डेल सलाडो है। पूछ रहा है कि किन दो देशों की सीमाओं पर स्थित है, तो ऑप्शन रहेगा चिली एवं अर्जेंटीना की सीमा पर स्थित है ओजोस डेल सलाडो। अब चिली और अर्जेंटीना कहां पर है? आपके साउथ अमेरिका में है। अगर आप साउथ अमेरिका में देखोगे, आप कौन सा पार्ट, आप पश्चिमी वाला पार्ट देखोगे, वहां पर आपको चिली और अर्जेंटीना मिल जाएंगे। वहीं पर ओजोस डेल सलाडो जो है एक्टिव वॉल्केनो के रूप में जाना जाता है। किस पर्वतमाला के अंतर्गत आता है, ये भी आ सकता है क्वेश्चन। तो एंडीज पर्वतमाला के अंतर्गत आता है। किससे? एंडीज पर्वतमाला के अंतर्गत जो है आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में से कौन सा ऑप्शन सही है? पर्वत एवं सर्वोच्च चोटी है, कौन सा पर्वत किस सर्वोच्च चोटी के अंतर्गत जो है आता है? तो यहां पर देखा जाए एंडीज पर्वत में एंकांगुआ सबसे ऊंची चोटी है। अब आप कहोगे एंकांगुआ तो वैसी चोटी है, हाँ एक्टिव वोल्केनो नहीं है, लेकिन सर्वोच्च चोटी पूछा है तो हम कहेंगे एंडीज पर्वत में एंकांगुआ सर्वोच्च बिंदु है। रॉकी पर्वत में माउंट एल्बर्ट सर्वोच्च बिंदु है और गेट डिवाइडिंग रेंज में माउंट कोशिको सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। तो ऑप्शन रहेगा बी वाला, 1, 2, 3 तीनों ही ऑप्शन हमारे यहाँ पर करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, श्वेत नील और ब्लू नील। अब देखो सफेद नील और नीली नील नदियां जो है अफ्रीका महाद्वीप के किस स्थान पर मिलकर संयुक्त रूप से नील नदी के नाम से प्रवाहित होती है? तो आपको याद रखना है, जो श्वेत नील है और एक आपकी कौन सी नील है, आपकी ब्लू नील है, ये जब दोनों नदियां आती हैं और एक जगह मिल जाती हैं और ये मिलकर नीली नील के नाम से जानी जाती है, लेकिन किस जगह पर? तो ऑप्शन रखना है खार्तूम सूडान में। कहां पर? खार्तूम सूडान एक देश है, वहां पर श्वेत नील और नीली नील नदियां जो आकर हैं एक जगह आकर मिलती हैं, उनको फिर नीली नील के नाम से, नील नदी के नाम से जो है जाना जाता है। जैसे कहा जाता है मिस्र की जो आपकी अगर वरदान किसी को कहा जाता है, नील नदी को ही कहा जाता है। अच्छा, इसकी ब्लू नील जो है, ऐसे ब्लू वाली नील जो है कहां से निकलती है? तो ब्लू नील की बात किया तो टाना झील से निकलती है। अब आप थोड़ा सा मैप में आप गौर करके देखोगे तो टाना झील मिलेगा, टाना झील से आपकी नीली नील जो है निकलती है। श्वेत नील कहां से निकलती है? जो व्हाइट वाली नील है वो कहां से निकलती है? तो ऑप्शन में आपको देखना है विक्टोरिया झील से। कहां से?
विक्टोरिया झील जो है आपकी, विक्टोरिया झील से आपकी सफेद नील का उद्गम होता है। तो श्वेत नील और नीली नील नदी दोनों अलग अलग झीलों से निकलती हैं और खार्तूम सूडान के पास में दोनों ही नदियां मिल जाती हैं और फिर यहाँ पर नीली नील नदी के नाम से या नील नदी के नाम से जो है आपको प्रवाहित आगे बढ़ती चली जाती है। तो आपको थोड़ा सा मैप पे रख के बैठना है, क्योंकि ज्योग्राफी कर रहे हो तो मैप तो रखना पड़ेगा, है ना, इंपोर्टेंट है। विषुवतीय जलवायु प्रदेश से में सदाबहार वर्षा वनों का व्यापक विस्तार पाया जाता है। क्यों विषुवतीय जलवायु प्रदेश में सदाबहार वर्षा वनों का विस्तार पाया जाता है? क्योंकि इस प्रदेश में वर्ष भर उच्च तापमान पाया जाता है। बिल्कुल करेक्ट है। भूमध्य रेखा वाले क्षेत्र में हाई टेम्परेचर पाया जाता है, करेक्ट है। और यहाँ पर पूरे वर्ष संवहनीय वर्षा जो है होती रहती है, तो हम कहेंगे ये भी करेक्ट है। तो सी वाला रहेगा। दोनों ही ऑप्शन हमारे विषुवतीय जलवायु के लिए जाने जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा ऑप्शन सही सुमेलित है? घास भूमियां हैं और अवस्थिति है। कौन सी घास भूमि किस अवस्थिति के लिए जानी जाती है? जैसे बात की जाए सेलवास, सेलवास जो है आपकी कहां पर पाई जाती है? तो हम कहेंगे जो सेलवास है आपका, सेलवास अमेजन घाटी में पाई जाती है। अमेजन घाटी बोले तो अमेजन घाटी की बात की जाए तो आपकी कहां पर है? साउथ अमेरिका में है ना। अमेजन घाटी जो है साउथ अमेरिका में है। सेलवास घाटी के भूमध्य रेखीय वर्षा वनों में पाई जाती है। ये भी याद रखना है। अभी कभी कभी ये पूछ लाता है कौन सी आपके रेंज में पाई जाती है, तो भूमध्य रेखीय वर्षा वनों के रेंज में जो है पाई जाती है। लानोस की बात की जाए, लानोस का नाम आता है तो लानोस वेनेजुला में पाई जाती है, ना कि अर्जेंटीना उरुग्वे में। तो लानोस कहां पर? वेनेजुला में। और पंपास की बात की जाए, पंपास अर्जेंटीना और उरुग्वे में पाई जाती है। तो ये दोनों ऑप्शन तो सही नहीं लिखे थे आमने सामने, जबकि सेलवास वाला सही था। तो ऑप्शन रहेगा पहला वाला सही था, जबकि दूसरा और तीसरा ऑप्शन यहाँ पर जो है आपके गलत मिले थे, बाकी सही यहाँ पर ही मिला दिए। निम्नलिखित में से वन जीव अभ्यारण्यों में कौन सा एक सफेद भालू के संरक्षण के लिए जाना जाता है? तो एक ऐसा वन जीव अभ्यारण्य है जो कि सफेद भालू के संरक्षण के लिए जाना जाता है। कौन जाना जाता है? तो इनमें से डाचीग्राम। अब डाचीग्राम कहां पर है? तो जम्मू कश्मीर स्टेट में है, जम्मू कश्मीर राज्य में डाचीग्राम है। और यह जो है सफेद भालू के लिए जाना जाता है और सफेद भालू के लिए प्रसिद्ध भी है। तो आपको ध्यान रखना है, डाचीग्राम सफेद भालू के लिए, और डाचीग्राम जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है। विदर्भ नाम से जाने जाने वाला क्षेत्र कौन सा है? तो विदर्भ के नाम से कौन सा क्षेत्र को जाना जाता है? तो बढ़िया क्वेश्चन है। विदर्भ के नाम से जैसे ही क्वेश्चन आए तो आपको टिक लगा देना है। दक्कन के पठार के पूर्वी भाग में, दक्कन पठार के पूर्वी भाग को विदर्भ नाम की जो है जाना जाता है। महाराष्ट्र राज्य के अंतर्गत आता है। किस राज्य के अंतर्गत? महाराष्ट्र राज्य के अंतर्गत आता है। क्यों जाना जाता है? क्योंकि ज्वालामुखी यहाँ पर जो है ज्वालामुखी से संबंधित क्रियाएं घटित हुई, और ज्वालामुखी जब क्रियाएं घटित हुई यहाँ पर बेसाड़ चट्टानों का निर्माण हुआ। कौन सी? बेसाड़ चट्टानों का जो है निर्माण हुआ। इसको ही हम विदर्भ के नाम से जो है जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, कौन सा ऑप्शन यहाँ पर असत्य है? अब पूछ रहा है गलत ऑप्शन कौन सा है? गोंडवाना सेल समूह जो है भारत का लगभग 95% कोयला पाया जाता है। तो अपनी आसान भाषा में समझे तो भारत में गोंडवाना जो चट्टाने हैं वहां पर 95% जो है कोयला गोंडवाना से ही पाया जाता है, करेक्ट है। अधिकांश लोहे धात्विक और अलोहे धात्विक खनिज जो है धारवाड़ में मिलता है। तो ये भी सही है कि धारवाड़ सेल समूह जो पाई जाती है उसमें लोहे धातु और अलोहे धातु दोनों ही मिलती है। तो हमारे दोनों ऑप्शन करेक्ट है, लेकिन पूछा है कौन सा ऑप्शन गलत है, तो हम कहेंगे भाई ना तो गलत पहला सही है, ना ही पहला सॉरी ना तो पहला गलत है, ना ही दूसरा ऑप्शन गलत है। इसलिए डी वाले पे हम यहाँ पर टिक करेंगे, क्योंकि भाई दोनों ऑप्शन जो हमारे सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन तक बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? सब खनन केंद्र है और खनिज है। कौन सा यहाँ पर खनन केंद्र जो है आपका यहाँ पर पूछ रहा है सही नहीं है। गलत कौन सा है? तो चिहुआहुआ की बात की है। चिहुआहुआ कहां पर है? सबसे पहले तो ये भी हम समझे कहां पर है, तो ये मैक्सिको में है। कहां पर है? मैक्सिको में। और किसके लिए जाना जाता है? चांदी के लिए जाना जाता है। तो हम कहें करेक्ट है। कटंगा की बात क्या है? कटंगा जायरे में है। अब जायरे बोले तो आपके कहां पर है? अफ्रीका में है। और कटंगा जो है आपके तांबा के लिए जाना जाता है, ये भी करेक्ट है। पिलबरा, पिलबरा कहां पर है? तो पिलबरा की बात किया तो ऑस्ट्रेलिया में है। कहां पर है पिलबरा? ऑस्ट्रेलिया में। अब जैसे ऑस्ट्रेलिया के नाम आया तो सोना तो यहां संबंधित नहीं हो सकता है, तो फिर क्या है? लोहे ऐश के संबंधित है। तो ऑप्शन यहां पर जो है सी वाला गलत था। कैनिनी पठार, कैनिनी पठार कहां पर है? कैनिनी पठार की बात की जाए तो म्यांमार में है, और म्यांमार में जो है टिन के लिए जाना जाता है, ये करेक्ट है। तो सी ऑप्शन जो है आपका यहाँ पर गलत था, जो कि सही हो जाएगा। बाकी चिहुआहुआ मैक्सिको में है, कटंगा जायरे में है, पिलबरा ऑस्ट्रेलिया में, कैनिनी पठार आपकी म्यांमार में। अब हो सकता है खनिज ना पूछकर हो सकता है देश ही पूछ ले, तो आपको देश भी हमने आपको याद यहाँ पर करा दिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बात करेंगे। स्थानीय पवन है और क्षेत्र, कौन सी स्थानीय पवन जो है किस क्षेत्र से संबंधित है, किस क्षेत्र के लिए जानी जाती है? जैसे काराबुरान की बात की जाए, काराबुरान जो है आपकी मध्य एशिया के लिए जानी जाती है। टेम्पोरल की बात की जाए, टेम्पोरल आपकी मध्य अमेरिका के लिए जानी जाती है ना। लेवेंटर की बात किया तो स्पेन से संबंधित क्षेत्र है, और सेंटा आना की बात किया तो आपकी कहां से? कैलिफोर्निया से संबंधित क्षेत्र है। तो आपको ध्यान रखना है,
अगर ध्यान रखना है तो यहाँ पर बी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। काराबुरान मध्य एशिया, टेम्परल मध्य अमेरिका, लेवेंटर स्पेन और सेंटा आना आपकी कैलिफोर्निया से संबंधित ये आपकी स्थानीय पवन के रूप में, लोकल विंड्स के रूप में जानी जाती है और यहीं पर चलती है। सूची 1 और सूची 2 है, यहाँ पर बात कर रहा है कौन सा क्षेत्र जो है कौन सी गतिविधि के लिए जाना जाता है। जैसे बात करें अगर हम यहाँ पर क्षोभ मंडल में, क्षोभ मंडल में बात किया तो मौसम गतिविधियों के लिए जाना जाता है। तो बच्चा जानता है कि पूरे मंडलों में सबसे ज्यादा अगर मौसमी गतिविधियां कहीं पाई जाती हैं तो क्षोभ मंडल में पाई जाती हैं। यहाँ पर ए ऑप्शन से आप पहला वाला मिलाओगे। समताप मंडल में बात किया है तो समताप मंडल में देखा जाए तापमान में गिरावट नहीं, तापमान में गिरावट किसमें संबंधित है, तो तापमान में गिरावट हम कहेंगे यहाँ पर आपकी मध्य मंडल से संबंधित रहेगी। तापमान में एकाएक गिरावट कहाँ मिलती है, मध्य मंडल में मिलती है ना। और ओजोन मंडल में क्या संबंधित है, तो रेडियो तरंगों का जो परावर्तन होता है ओजोन मंडल में होता है, आयन मंडल में होता है, सॉरी आयन मंडल में होता है रेडियो तरंगों का परावर्तन। लेकिन समताप मंडल में क्या होता है, ओजोन परत जो पाई जाती है। और हवाई जहाज कहाँ उड़ाए जाते हैं, तो आप कहोगे हवाई जहाज भी जो है आपके समताप मंडल में ही उड़ाए जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर कोई भी मौसमी संबंधी क्रियाएं घटित नहीं की जाती है। तो ऑप्शन हमारा डी वाला रहेगा, ए का पहला, बी का तीसरा, सी का दूसरा और डी का चौथा ही ऑप्शन यहाँ पर आपका करेक्ट है। और यहाँ पर जो मंद मंडल में जो गिरावट होती है इकाई कितनी होती है, -100 डिग्री सेल्सियस तक यहाँ पर जो है गिरावट हो सकती है। -100 डिग्री सेल्सियस तक आप सोच सकते हो, इस लेवल तक गिरावट देखने को मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है निम्नलिखित में से कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही है। तो यहाँ पर दोनों ऑप्शन में कौन सा करेक्ट है, दक्षिण पूर्व एशिया की सबसे बड़ी नदी जो है मेकांग नदी है। अब दक्षिण पूर्व एशिया की मेकांग नदी कौन सी है, मेकांग नदी है दक्षिण पूर्व एशिया की सबसे बड़ी नदी है। एक चीज और भी है, इसी नदी को मेकांग नदी को ही दक्षिण पूर्वी एशिया की गंगा भी कहते हैं। कभी कभी ऐसा भी आ जाए कि दक्षिण पूर्व एशिया की गंगा कैसे कहते हैं, आपको टिक लगा देना है, मेकांग नदी को ही कहते हैं। और यह चीन से निकलकर म्यांमार, लाओस, थाईलैंड, कंबोडिया की सीमा बनाती है। तो यहां पर आपको ध्यान रखना है, मेकांग नदी चीन से निकलती है तो लाओस इससे संबंधित, कौन सा, लाओस इससे संबंधित है, म्यांमार इससे संबंधित आ जाता है, म्यांमार की बात की जाए तो कंबोडिया संबंधित आ जाता है, कंबोडिया की बात किया तो थाईलैंड संबंधित आ जाता है। तो ये सारे देश आपके संबंधित है इसी नदी से। तो हम कहेंगे पहला वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। कहां गिरती है, मेकांग नदी का डेल्टा दक्षिण कंबोडिया में स्थित है, नहीं गलत हो जाएगा। मेकांग नदी का जो आपका डेल्टा है वो आपके वियतनाम के दक्षिण में स्थित है। कहां पर, वियतनाम के दक्षिण में स्थित है। तो कंबोडिया के दक्षिण में नहीं है बल्कि वियतनाम के दक्षिण में। तो दूसरा वाला गलत है, केवल पहला वाला ऑप्शन यहाँ पर जो है आपका सही था। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, नगर एवं उद्योग है, कौन सा नगर किस उद्योग से संबंधित है। जैसे ब्रेडफोर्ड की बात किया है, ब्रेडफोर्ड आपका ऊनी वस्त्र उद्योग के लिए संबंधित है, करेक्ट है। हैम्बर्ग की बात किया है, जलियान से संबंधित है, ये भी ठीक है। सिएटल की बात किया है, वायुमैन से संबंधित है, ये भी ठीक है। और ओटावा की बात किया तो कागज उद्योग समित है, ये भी ठीक है। ऑप्शन सी वाला रहेगा, सभी ऑप्शन ऑलरेडी यहाँ पर मिले हुए हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा विकथन और कारण है जो यहाँ पर सही है। बात करें, पारिस्थितिकी तंत्र की स्थिरता पारिस्थितिकी निकेत की विविधता पर निर्भर करती है, क्या ये सही है, हाँ बिल्कुल सही बात है। क्योंकि पारिस्थितिकी तंत्र की जो स्थिरता है, पारिस्थितिक जो निकेत होता है खास प्रजाति की उसके पर्यावरण के लिए भूमिका और उसकी स्थिति को दर्शाता है, तो उसकी विविधता पर ही निर्भर तो करेगा। तो हम कहेंगे हाँ बिल्कुल करेक्ट है। दूसरा है, पारितंत्र निकेत की विविधता जितनी कम होगी उसमें ऊर्जा प्रवाह उतना ही अधिक होगा। अरे भाई, पारितंत्र में बात कर रहा है, स्थिरता जितनी अधिक होगी उतनी ही तो अधिक उसमें ऊर्जा का प्रवाह होगा। तो जितनी कम नहीं, विविधता जितनी अधिक होगी, क्या होगी, विविधता जितनी अधिक होगी ऊर्जा का प्रवाह ही उतना अधिक होगा। तो कारण यहाँ पर सीधा सीधा गलत लिख दिया है। ऑप्शन केवल ए वाला सही रहेगा, आर वाला ऑप्शन यहाँ पर जो है गलत रहेगा। आर वाला ऑप्शन क्या है, गलत है। क्यों, क्योंकि पारितंत्र में जितना विविधता अधिक होती जाएगी ऊर्जा का प्रवाह भी उतना ही अधिक होता चला जाएगा। ये तो आपको थोड़ा सा इन्वॉल्वमेंट में आपने पढ़ा ही होगा थोड़ा बहुत, है ना। चलिए खैर, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, देश और अधीन क्षेत्र कौन से देश के क्षेत्र से कौन सा अधीन क्षेत्र संबंधित है। जैसे हम बात किया स्पेन जो है मार्टिनिक क्षेत्र संबंधित रहेगा अधीन क्षेत्र के रूप में। ऑस्ट्रेलिया की बात की जाए क्रिसमस द्वीप संबंधित रहेगा। फ्रांस की बात की जाए संता क्रूज संबंधित रहेगा। और डेनमार्क में ग्रीनलैंड संबंधित रहेगा। तो ये क्या मतलब है, तो ग्रीनलैंड जो है आपका डेनमार्क को अधीन किए है ना, सॉरी डेनमार्क जो है ग्रीनलैंड को अधीन किए है। फ्रांस की बात किया है तो सांता क्रूज को अधीन किए है। ऑस्ट्रेलिया क्रिसमस द्वीप को अधीन किए है। और स्पेन आपका मार्टिनिक द्वीप को अधीन किए है। ऑप्शन जो है हमारे यहाँ पर डी वाला जो है करेक्ट हो जाएगा। गेहूं की अच्छी खेती के लिए कौन सी परिस्थिति समझ आवश्यक होती है। तो गेहूं की अगर अच्छी खेती करनी हो तो पारिस्थितिक समझ की आवश्यकता कैसी पड़ेगी, तो हम कहेंगे मध्यम तापमान के लिए और मध्यम वर्षा के लिए जाना जाएगा। मध्यम ताप और मध्यम वर्षा के लिए गेहूं की अच्छी खेती के लिए जाना जाता है।
फसलें और क्षेत्र देश रहेगा संबंधित, कौन सी फसल जो है किस क्षेत्र या देश से संबंधित है। जैसे रबड़ की बात की है, रबड़ जो है आपकी मलेशिया से संबंधित फसल है ना। कहवा की बात किया तो कोलंबिया से संबंधित फसल है। जैतून की बात किया तो इटली से संबंधित है। और गन्ना की बात की तो मॉरिशस से संबंधित है। ऑप्शन यहाँ पर भी आपका जो है डी वाला करेक्ट यहाँ पर हो जाएगा। बाकी आपके कोई भी डाउट रहता है, कोई क्वेश्चन रहता है तो आप मुझे कमेंट भी कर सकते हो। और कमेंट का मान लो वैसे तो मैं ऑल टाइम रिप्लाई करता ही करता हूं, इन केस अगर कभी ना दे पाऊं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़कर जो है वहां पर चैट बॉक्स में अपनी चीजों को डाल सकते हो, वहां पर तुरंत आपको समाधान हम दे ही देते हैं। सेकंड चीज, हमारे नंबर भी दिया हुआ है, कॉन्टैक्ट नंबर है जिससे आप मुझे व्हाट्सअप भी कर सकते हो। जैविक खेती परियोजना के तहत राष्ट्रीय जैविक कृषि केंद्र की स्थापना कहाँ की गई। तो जैविक खेती परियोजना के तहत राष्ट्रीय जैविक कृषि केंद्र की बात कर रहा है कि स्थापना कहाँ पर की गई थी। बड़ा प्यारा छोटा क्वेश्चन है। इसकी जो स्थापना है गाजियाबाद में की गई है। कहां पर की गई है? गाजियाबाद में की गई। अच्छा एक चीज लेकिन यहां पर और भी रखना है कि गाजियाबाद में तो इसके केंद्र की स्थापना की गई है, लेकिन 6 केंद्र इसके और भी हैं। कौन से? 6 केंद्र इसके और भी है। अब इनके 6 केंद्रों की बात करें कौन कौन से हैं, तो हम कहेंगे बेंगलुरु है, भुवनेश्वर है, हिसार है, इम्फाल है, जबलपुर है और नागपुर है। ये आपके और भी जो है आपके स्थानिक रूप से केंद्र जाने जाते हैं, लेकिन गाजियाबाद में जैविक खेती परियोजना के तहत राष्ट्रीय जैविक कृषि केंद्र की स्थापना गाजियाबाद में हाल ही में की गई है, आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में से उनके अवस्थिति के अनुसार उत्तर से दक्षिण के क्रम में व्यवस्थित कीजिए। उत्तर से दक्षिण के क्रम में इसको व्यवस्थित करना है, कौन सा उत्तर रहेगा, सबसे दक्षिण में कौन सा रहेगा। सबसे उत्तर में रहेगा ब्यूफोर्ड सागर, पहले नंबर पर आ जाएगा, है ना। फिर कौन सा रहेगा? ब्यूफोर्ड सागर की बात की जाए हडसन की खाड़ी रहेगा दूसरे नंबर, मतलब कि ब्यूफोर्ड सागर के साउथ में हडसन की खाड़ी, हडसन की खाड़ी के साउथ में क्या रहेगा? मैक्सिको की खाड़ी रहेगा, और मैक्सिको की खाड़ी के सागर में आपके कैरिबियन सागर आपके साउथ में रहेगा। तो ऑप्शन रहेगा यहाँ पर कौन सा? डी वाला रहेगा, तीसरा पहला, चौथा और दूसरा ऑप्शन सही है। तो अब अगर थोड़ा सा ध्यान रखोगे तो ब्यूफोर्ड सागर के बीच नीचे कौन सा आएगा? हडसन की खाड़ी आ जाएगा। हडसन की खाड़ी के नीचे कौन सा आएगा? मैक्सिको की खाड़ी जाएगा। मैक्सिको की खाड़ी के नीचे आपका कैरिबियन सागर आ जाएगा। तो आपको इस तरीके से भी याद कर सकते हो। निम्नलिखित में से कौन सी जल संधि है जो कि ग्रीनलैंड और बैफिन द्वीप को अलग करती है? ग्रीनलैंड एवं बैफिन द्वीप को अलग करने वाली कौन सी जल संधि है? हम कहेंगे डेविस जल संधि है। कौन सी? डेविस जल संधि ग्रीनलैंड से बैफिन द्वीप को अलग करती है और बैफिन की खाड़ी एवं लेब्राडोर सागर को जोड़ती है। तो डेविस की जल संधि की बात की जा रही है, तो ग्रीनलैंड को और बैफिन की द्वीप से दोनों को अलग करेगी, लेकिन कभी पूछा जाए कि जोड़ेगी किसको, तो हम कहेंगे बैफिन की खाड़ी। किसको? बैफिन की खाड़ी प्लस किसको? लेब्राडोर सागर को जोड़ती है। लेब्राडोर जो सागर है उसको यहाँ पर जोड़ देगी। तो आपको दोनों ही चीजें रखनी, अलग किसको कर रही है, जोड़ किसको रही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, कोयला उत्पादक क्षेत्र है और राज्य प्रशासित या केंद्र शासित प्रदेश है। कौन सी कोयला उत्पादक क्षेत्र किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में पाए जाते हैं? जैसे कालाकोट की बात की है, कालाकोट आपका जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरीज में पाया जाएगा। बाहुर की बात की है पांडुचेरी में पाया जाएगा। बरकला की बात की है केरल में पाया जाएगा। और उमरसार की बात की जाए गुजरात राज्य में पाया जाएगा। अब ये नए कोयला उत्पादक क्षेत्र है, तो इनको आपको सभी को ध्यान रखना है, क्योंकि ऐसे एग्जाम में क्वेश्चन फंसाने के लिए डाल देता है, जो आपको कंफ्यूजन पैदा कर देगा। निम्नलिखित में से कौन सी अक्षांश रेखा है जो कि संरचनात्मक विशेषताओं के आधार पर सह्याद्री श्रेणी को 2 भागों में उत्तरी एवं दक्षिणी सह्याद्री में विभाजित जो है करती है? तो कौन सी अक्षांश रेखा है जो कि सह्याद्री को 2 श्रेणियों में विभाजित करती है, उत्तरी एवं दक्षिणी सह्याद्री में? तो आपकी बात कहां पर की जा रही है? भारत की बात की जा रही है। और एक अक्षांश रेखा है, कौन सी है? ऑप्शन रहेगा 16 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा है। आपने अपने पढ़ा होगा यहाँ पर 16 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा जो है आपकी उत्तरी सह्याद्री एवं साउथ सह्याद्री दोनों को जो है आपको विभाजित जो है करती है। और उत्तरी और दक्षिणी सह्याद्री का सर्वोच्च बिंदु पूछा जाए कौन सा है, तो यहाँ पर आप पाओगे कलसूबाई है। कौन सा है? कलसूबाई सबसे ऊंचा बिंदु है। कहाँ, किस राज्य में पाया जाएगा? महाराष्ट्र राज्य में पाया जाता है। पश्चिमी घाट का सबसे ऊंचा बिंदु रहेगा, 16 डिग्री उत्तरी अक्षांश से अलग करेगी। कलसूबाई यहाँ का सबसे ऊंचा बिंदु है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीलीभीत वन्यजीव अभ्यारण्य को उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा कब बाघ अभ्यारण्य का दर्जा प्रदान किया गया? पीलीभीत वन्यजीव अभ्यारण्य को उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा बाघ अभ्यारण्य का दर्जा है कब दिया गया था? तो हम कहेंगे प्रॉपर तरीके से याद रखना है, 9 जून 2014 को दिया गया था। कब दिया गया था? 9 जून 2014 को दिया गया था पीलीभीत वन्यजीव अभ्यारण्य का दर्जा। तो ऑप्शन ए वाला करेक्ट हो जाएगा, 2014 को दिया गया था। उत्तर प्रदेश में है, वर्ल्ड सेंचुरी को यहाँ पर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में से कौन है भारत में कृषि का इतिहास पुस्तक के लेखक है? भारत में कृषि का इतिहास पुस्तक के लेखक कौन है? तो बड़ा प्यारा क्वेश्चन है, MS रंधावा है। कौन है? MS रंधावा आपके भारत में कृषि का इतिहास नामक पुस्तक के कौन है? आपके लेखक के रूप में जाने जाते हैं। स्वर्णिम चतुर्भुज राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना जो है, जिसके माध्यम से देश के 4 प्रमुख महानगर दिल्ली,
मुंबई, चेन्नई एवं कोलकाता को सड़क मार्ग से जोड़ा जाता है। तो यहाँ पर ध्यान रखना है आपको, ये आपकी बात की जा रही है नॉर्थ टू साउथ और वेस्ट टू ईस्ट जो है इस वर्ष जोड़ा गया था, और इनको जोड़ा गया था कहां पर? तो आपको याद रखना है स्वर्णिम चतुर्भुज राष्ट्रीय राजमार्ग है, उत्तर से दक्षिण, पूरब से पश्चिम चारों महानगरों को जोड़ा गया है। दिल्ली से मुंबई, चेन्नई से कोलकाता, इन मार्गों को जोड़ा गया है आपकी 2001 में। कहां पर जोड़ा गया है? 2001 में जोड़ा गया है। इन चारों को स्थानों को मिलाने वाला जगह कौन सा है? झांसी है। कौन सा? झांसी उत्तर प्रदेश में। ये चारों ही बिंदु जो है एक ही स्थान पर आके मिलते हैं, वो आपका झांसी उत्तर प्रदेश है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, पहाड़ियों को उत्तर से दक्षिण के क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो पहाड़ियां हैं, इनको नॉर्थ टू साउथ लेके चलना है हमें, कौन सा यहाँ पर सही? तो सबसे नॉर्थ में कौन सी रहेगी? सबसे नॉर्थ में बात किया है तो एरामल्ला रहेगी। कौन सी रहेगी? एरामिल्ला रहेगी। देखो लिखा गलत है, लेकिन हम वैसे ही लिख देते हैं, एरामाल्ला लिखा जाता है ना। एरामिल्ला सबसे साउथ में रहेगी। एरामल्ला के नीचे कौन सी रहेगी? तो हम कहेंगे वैली कोंडा रहेगी। कौन सी रहेगी? वैली कोंडा रहेगी। ध्यान रखिएगा, वैली कोंडा रहेगी। वैली कोंडा के साउथ में पूछा जाए कौन सी रहेगी? तो पालकोंडा रहेगी। कौन सी? पालकोंडा रहेगी। पालकोंडा के अगर साउथ पूछा जाए कौन सी रहेगी? तो हम कहेंगे जवादी रहेगी। कौन सी? जवादी रहेगी। और जवादी के नीचे पूछा जाए कौन सी रहेगी? तो शेवराय रहेगी। कौन सी रहेगी? शेवराय रहेगी। अब देखो, अब आप सोच रहे हो सर क्या इसी फॉर्म में ऐसी लिखी है? नहीं, आपको इस तरीके से लिखी है, एरामाल्ला, वैलीकोंडा, पालकोंडा, जावड़ी, शेवराय, तो इस तरीके से बनी है। और नीचे जाओगे तो पालनी, तो इस तरीके से आपको मिल जाएंगी। ऑप्शन यहाँ पर पांचवा वाला सही रहेगा। आप अपने एटलस के मैप पर खोलो साउथ वाला मैप, और साउथ वाले मैप में आप देखोगे फिजिकल वाले में, तो आपको सारी चीजें मिल जाएंगी। एरीमल्ला, वैलीकोंडा, पालकोंडा, जावड़ी, शेवराय, पंचमलाई, सुरुमलाई, आपकी पालनी। तो इस तरीके से आपको और भी मिल जाएंगे, तो आप वो भी याद कर सकते हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही है? तो दोनों कथनों में कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? महामंडल जो है पृथ्वी तल से 640 किलोमीटर से अधिक ऊपरी भाग को कहते हैं। तो बात सही है। तो महामंडल किसको कहते हैं? 6 से 640 का ऊपरी भाग जो होता है उसको हम महामंडल के श्रेणी में रखते हैं। महामंडल में कोई भी ऊपरी सीमा नहीं है। हाँ, ये तो बात सीधी सी बात है, ओपन मंडल होता है महामंडल। तो ऑप्शन दोनों ही सही है, सी वाले पे टिक लगाएंगे, पहला और दूसरा ऑप्शन करेक्ट है। निम्नलिखित में से सदाबहार वन जो है के पेड़ है, सदाबहार वनों के पेड़ इनमें से कौन कौन से पूछा जाए तो आपका एक तो रोजवुड हो जाएगा, दूसरा आपका सिनकोना हो जाएगा, तीसरा खजूर नहीं होगा, चौथा महोगनी हो जाएगा। तो रोजवुड, सिनकोना और महोगनी जो है आपके सदाबहार वनों के क्षेत्र में आते हैं। सदाबहार वनों की बात किया है 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा जब होती है तब जो है ये आपके सदाबहार वन जो है उग पाते हैं या सदाबहार वनों से क्षेत्र पाए जाते हैं। जंगल इतनी यहाँ के सदाबहार वनों के घने होते हैं, सूर्य का प्रकाश जमीन तक पहुंच ही नहीं पाता है, जिसमें क्या होता है रोजवुड, एबोनी, महोगनी, रबर, सिनकोना आदि वृक्ष जो है पाए जाते हैं। इसमें खजूर संबंधित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, IUCN की द्वारा जारी रेड डाटा लिस्ट बुक होती है, उसमें लुप्तप्राय श्रेणी में एक प्रजाति को शामिल किया गया है। उपरोक्त में से कौन सा कथन यहाँ पर गलत है? तो सही नहीं पूछा है, गलत पूछा है। इसमें से गलत ऑप्शन कौन सा है? प्रजाति की जनसंख्या में पिछले 10 वर्षों में कमी आई हो, ये तो ऑप्शन सही है। IUCN जो है रेड डाटा बुक जारी करती है। रेड डाटा बुक में तब डाला जाता है जब किसी प्रजाति की जनसंख्या में पिछले 10 वर्षों में लगातार कमी आ रही है, तब उसको डाला जाएगा। हम कहेंगे पहला करेक्ट है। दूसरा है, प्रजाति का निवास क्षेत्र कम से कम 1000 वर्ग किलोमीटर से कम होने का अनुमान हो। तो ये तो भाई गलत लिखा है ना, क्योंकि 1000 वर्ग किलोमीटर से कम होने का अनुमान नहीं, बल्कि 500 वर्ग किलोमीटर से अगर कम होता नजर आता है तब उसको रेड डाटा बुक में डाल दिया जाएगा। तो दूसरा ऑप्शन गलत है। तीसरा है, जनसंख्या का जो आकार है 2500 से कम हो गया, मतलब कोई जनसंख्या है 2500 से अगर जनसंख्या कम हो चुकी हो तब उसको रेड डाटा लिस्ट में हम लुप्तप्राय श्रेणी में डाल देंगे। तो ये भी ऑप्शन सही है। तो पहला और तीसरा तो सही है। तो इस ऑप्शन में पूछा है गलत कौन सा, तो हम कहेंगे केवल दूसरा वाला हमारा ऑप्शन जो है गलत है। एक चीज और याद रखना है यहीं पर आपको, IUCN का वैश्विक संगठन है। कैसा है? इंटरनेशनल संगठन है, वैश्विक लेवल पर यह संगठन है। और इसकी स्थापना कब की गई थी? तो 1948 में इसकी स्थापना को किया गया था। तो इसको थोड़ा सा ध्यान रखना है। रेड डाटा लिस्ट की लुप्तप्राय श्रेणी में कब रखा जाता है? लगातार 10 वर्षों से कमी आ रही हो, इसका 500 वर्ग किलोमीटर से कम हो चुका हो निवास क्षेत्र, और जनसंख्या केवल 2500 से कम बची हो, तब इसको लुप्तप्राय श्रेणी में रखा जाता है। देख लेते हैं, एक तरफ यहाँ पर अभिकथन है और दूसरा कारण है, इनमें से कौन सा ऑप्शन यहाँ पर जो है सही है। अभिकथन की बात करें, लंबी खाद्य श्रृंखला में छोटी खाद्य श्रृंखला की अपेक्षा ऊर्जा की जो उपलब्धता होती है ज्यादा होती है। क्या सही है भाई? लंबी खाद्य श्रृंखला में छोटी खाद्य श्रृंखला की अपेक्षा ऊर्जा की जो उपलब्धता होती है वो ज्यादा होती है, कम होती है? तो हम कहेंगे कम होती है। क्या होती है? कम होती है।
कोई चीज लंबी खाद्य श्रृंखला है और अगर छोटी खाद्य श्रृंखला की तुलना करेंगे तो उसमें सीधी सी बात है, ऊर्जा की उपलब्धता क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, है ना। और लिंडमैन के अनुसार कहा जाता है कि खाद्य श्रृंखला के एक पोषण स्तर से दूसरे पोषण स्तर में जो ऊर्जा का स्थानांतरण होता है केवल 10% ऊर्जा का स्थानांतरण होता है। कितना? केवल 10% ऊर्जा का स्थानांतरण होता है। कौन कहता है? लिंडमैन महोदय के अनुसार ये बात की गई है। अभी कथन जो है यहाँ पर गलत है। कारण कहता है खाद्य श्रृंखला के एक पोषण स्तर से दूसरे पोषण स्तर में ऊर्जा का जो स्थानांतरण है केवल 10% ऊर्जा का स्थानांतरण होता है, जो कि लिंडमैन महोदय के अनुसार केवल कारण यहाँ पर सही है। अभिकथन गलत है तो हम कहेंगे ए ऑप्शन गलत है, किंतु आर ऑप्शन सही है, डी वाला यहाँ पर जो है सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी नदियों का संबंध जो है उत्तर प्रदेश से है? तो अब बात ये कर रहा है कि यूपी में इनमें से कौन कौन सी नदियों का संबंध है, तो हम कहेंगे गंडक, गंडक उत्तर प्रदेश में ही बहती है, सोन भी उत्तर प्रदेश में बहती है, बेतवा का भी संबंध उत्तर प्रदेश में है, सई नदी का भी, और केन। तो हम कहेंगे यहाँ पर जितनी भी नदी है आपकी सभी नदियों का संगम आपका जो है संबंध जो है उत्तर प्रदेश से है। तो उपरोक्त में से डी ऑप्शन यहाँ पर सही रहेगा। अब जैसे गंडक की बात की जाए, देखो अगर यहाँ पर गंडक की बात की जाए, गंडक है जो आपकी नदी है महाराजगंज जिले में बहती है। महाराजगंज जिले के अलावा और किस नगर में संबंध है इसका? कुशीनगर जिले से संबंध है। तो आपको ध्यान रखना है महाराजगंज एवं कुशीनगर जिले से गंडक नदी का संबंध है। सोन नदी की बात किया है, सोन नदी का संबंध जो है सोनभद्र जिले से है, ठीक है। बेतवा नदी की बात किया है तो बेतवा नदी का संबंध तो आपका उत्तर प्रदेश में ललितपुर जिले से है, ललितपुर के अलावा झांसी जिले से है, झांसी के अलावा जालौन जिले से है, और जालौन के अलावा हमीरपुर जिले से संबंध है। तो आप सोचो बेतवा नदी का उद्गम जो आपका संबंध है 5 जिलों से है। सई नदी की बात किया है तो हरदोई के भिजावन झील से निकल कर है, जौनपुर में, जौनपुर से संबंधित एक तरीके से इनडायरेक्ट या डायरेक्ट ये कहोगे, जौनपुर से सई नदी का उद्गम है और यह गोमती नदी में मिल जाती है। कौन सी नदी में? गोमती नदी में जो है मिल जाती है। केन नदी की बात किया है, केन नदी का संबंध आपका बुंदेलखंड क्षेत्र से, किससे? बुंदेलखंड क्षेत्र से केन नदी का उद्गम संबंध है। तो ऑप्शन यहाँ पर डी वाला रहेगा। सभी नदियों का संबंध कहीं ना कहीं आप डायरेक्ट या इनडायरेक्ट तौर पर उत्तर प्रदेश से संबंध है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है निम्नलिखित में से पारिस्थितिक तंत्र वर्गीकरण पर विचार कीजिए। तो यहाँ पर इन पारिस्थितिक तंत्र वर्गीकरण को एल्बिडो के मूल्य का घटता क्रम बताना है। मतलब कि सीधी सी बात ये कही जा रही है, जो आपके पारिस्थितिक तंत्र यहाँ पर है टेंगा, उष्णकटिबंधीय सदा पर्णपाती, और यहाँ पर उष्णकटिबंधीय पर्णपाती और टुंड्रा, इनमें से एल्बिडो का जो मूल्य घटता क्रम है उसके बारे में यहाँ पर जो है बताना है। कौन सा क्रम सही रहेगा? तो सबसे पहले आपका टुंड्रा का रहेगा पहले नंबर पर, फिर कौन सा रहेगा? टेंगा का रहेगा दूसरे नंबर पर, फिर आपका उष्णकटिबंधीय पर्णपाती का रहेगा तीसरे नंबर पर, और अंतिम में चौथे नंबर पर आपका रहेगा उष्णकटिबंधीय सदा पर्णपाती का दूसरे वाले का। तो ऑप्शन का रहेगा चौथा, पहला, तीसरा और दूसरा। तो चौथा, पहला, तीसरा और दूसरा ऑप्शन रहेगा बी ऑप्शन यहाँ पर जो है आपका सही हो जाएगा। तो टुंड्रा का जो आपका एल्बिडो का है, जो घटता क्रम इनका है, ध्यान रखिएगा, टुंड्रा के बाद टेगा, टेगा के बाद आपका पर्णपाती, पर्णपाती के बाद आपका सदा पर्णपाती। तो इस तरीके से आपका यहाँ पर घटता क्रम है। नेक्स्ट बात करेंगे ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के संबंध में कौन सा कथन यहाँ पर असत्य है। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के बारे में कह रहा है कि गलत ऑप्शन यहाँ पर कौन सा है? यह पूर्णतः विषुवतीय वृत्त के दक्षिण में है। बिल्कुल ठीक है। जो आपकी भूमध्य रेखा 0 डिग्री है उसकी कहां पर है? साउथ में है। तो हम कहेंगे ये तो सही है। दक्षिण में कारपेंटिया की खाड़ी अवस्थित है। क्या ये सही है भाई? अगर बात करें कारपेंटिया की खाड़ी जो है आपकी, तो यह ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के उत्तर में अवस्थित है। कहां पर है? उत्तर में अवस्थित है, ना कि दक्षिण में अवस्थित है। तो बी ऑप्शन गलत है। इसका मध्यवर्ती भाग में निम्न भूमि प्रदेश कहलाता है। ये भी सही है। तो इसके जो मध्य का भाग है निम्न भूमि प्रदेश कहलाता है। करेक्ट है। आयर झील यहाँ पर स्थित है। आयर या आयरे झील यहाँ पर अवस्थित है। तो ये भी करेक्ट है। बी वाला ऑप्शन यहाँ पर जो है आपका असत्य था, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है निम्नलिखित में से कौन हिमनदीय आकृति अंडाकार, लंबी, व्हेलबैक जैसी होती है, जिसकी दिशा हिम प्रवाह के अनुरूप होती है, सामान्यतः बोल्डर किले से बनी होती है। तो यहाँ पर बात कर रहा है कि एक हिमनदी आकृति है जिसमें अंडाकार, लंबी, व्हेलबैक जैसी आकृतियां होती हैं, और इसका जो दिशा का है वो हिम के प्रवाह के अनुरूप होता है, और बोल्डर किले से यह बनी होती है। इसके कौन से बारे में कह रहा है? ड्रीम लेंस के बारे में कह रहा है। किसके? ड्रीम लेंस के बारे में जो है कहा जा रहा है। आपका यहाँ पर कौन सा? बी ऑप्शन यहाँ पर जो है आपका बिल्कुल ठीक हो जाएगा। कौन सा? आपका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही नहीं है? जल अंतराल है और अवस्थिति है। कौन सा जल अंतराल किस अवस्थिति से स्थित है? यहाँ पर गलत है। तो बात की जाए पाक की खाड़ी। पाक की खाड़ी जो है तमिलनाडु और श्रीलंका के मध्य में है। करेक्ट है। दक्कन पास की बात की जाए तो आपकी ग्रेट अंडमान और लिटिल अंडमान के मध्य में है। ये भी करेक्ट है। 9 डिग्री चैनल की बात किया है, लक्षद्वीप और मिनिकॉय को अलग करती है। ये भी आपका सही है।
8 डिग्री चैनल की बात किया है मालदीव और श्रीलंका, नहीं 8 डिग्री चैनल जो है मालदीव एवं मिनिकॉय के बीच में है। किसके? मालदीव एवं मिनिकॉय के बीच में है। और मिनिकॉय लक्षद्वीप के बीच में 9 डिग्री चैनल है, मालदीव और मिनिकॉय के बीच में 8 डिग्री चैनल है। यहाँ पर डी ऑप्शन जो है आपका गलत था, ध्यान रखिएगा। कौन सा? डी ऑप्शन गलत था। नेक्स्ट आता है कि अपवाह प्रतिरूप है और उदाहरण है। कौन सा अपवाह प्रतिरूप किस उदाहरण से संबंधित है, बात करें। जैसे बात की जाए यहाँ पर सही सम्मिलित कीजिए, तो सम्मिलित कीजिए। अभिकेंद्री जो अपवाह प्रतिरूप है, अभिकेंद्री अपवाह प्रतिरूप जो है आपका किससे संबंधित होगा? तो अभिकेंद्री अपवाह प्रतिरूप जो है लोकटक झील से संबंधित होगा। कैसे? लोकटक झील उदाहरण है। तो हमारा ऑप्शन ए वाला तो यहाँ पर सही मिलान नहीं है। अरी अपवाह की बात किया है तो अरी जो अपवाह है अमरकंटक पर्वत से निकलने वाली जो नदियां होती हैं उसको अरी अपवाह कहते हैं। ये भी आपका ऑप्शन यहाँ पर सही नहीं है। जालीनुमा अपवाह प्रतिरूप क्या कहते हैं? हिमालय क्षेत्र के ऊपरी भागों में बहने वाली नदी को जालीनुमा आकृति का निर्माण करती हैं। ऑप्शन केवल तीसरा वाला ही सही है। ए ऑप्शन पर हम जो है टिक यहाँ पर लगाएंगे। नेक्स्ट बात करेंगे कौन सा एक विकल्प यहाँ पर जो है सही नहीं है। तो गलत यहाँ पर विकल्प कौन सा है? तो भारत में सर्वाधिक लिंगानुपात, भारत में सर्वाधिक ग्रामीण लिंगानुपात वाला राज्य कौन सा है? सबसे ज्यादा ग्रामीण लिंगानुपात वाला राज्य कह रहा है केरल है। क्या ये सही है? हम कहेंगे बिल्कुल बात ठीक है। ग्रामीण और शहरी लिंगानुपात तो अलग अलग होते हैं। अब जिसमें से भारत में सर्वाधिक ग्रामीण लिंगानुपात वाला राज्य पूछा जाए तो ऑप्शन रहेगा केरल राज्य में है, करेक्ट है। भारत में सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या वाला संघीय क्षेत्र कौन सा है? तो दिल्ली है, सीधी सी बात है, ये भी आपका करेक्ट है। नेक्स्ट है न्यूनतम शहरी लिंगानुपात वाला संघीय क्षेत्र कौन सा है? तो न्यूनतम आपका शहरी लिंगानुपात वाला संघीय क्षेत्र की बात किया है दमन एवं दीप है, ये भी आपका करेक्ट है। और नेक्स्ट आता है ग्रामीण क्षेत्रों में न्यूनतम लिंगानुपात वाला राज्य कौन सा है? तो हम कहेंगे नागालैंड। क्या? नहीं, ग्रामीण क्षेत्रों में न्यूनतम लिंगानुपात पूछे जाए, ग्रामीण क्षेत्रों में न्यूनतम लिंगानुपात पूछी जाए तो ऑप्शन कौन सा रहेगा? हरियाणा राज्य रहेगा। ऑप्शन यहाँ पर डी वाला यहाँ पर जो है गलत है। कौन सा? डी वाला जो है आपका गलत है। अच्छा, भारत का जो है आपका ग्रामीण लिंगानुपात कितना है? अगर किसी को पता है तो ग्रामीण का कभी पूछा जाए लिंगानुपात तो आपको कह देना है 831 है। और अगर पूछा जाए शहरी लिंगानुपात कितना है तो शहरी बता देना है 829 है। तो ये भी आपको थोड़ा सा याद रख लेना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। अभिकथन और कारण है, इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही है? तो बात करें ऊर्जा पिरामिड जो होता है पारिस्थितिक तंत्र के प्रकार की परवाह किए बिना हमेशा सीधा होता है। कैसा होता है? ऊर्जा पिरामिड कैसा होता है? हमेशा सीधा होता है, अपराइट में होता है। हम कहेंगे बिल्कुल करेक्ट है। कारण कहता है क्योंकि प्रत्येक पोषण स्तर पर ऊर्जा जो है गर्मी के रूप में नष्ट हो जाती है, जिससे ऊपरी स्तरों पर जो उपयोग योग्य ऊर्जा है वो घटती जाती है। तो हम कहेंगे हाँ, कारण भी सीखे। तो ऑप्शन रहेगा हमारा ए आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या भी कर रहा है, इसलिए ए वाला ऑप्शन जो है आपको यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा अपडेट है। बहुत सारे लोगों को अपडेट पता भी होता है, लेकिन आज मैं फिर से अपडेट बता देता हूँ। हमारा ऐप आ चुका है जिसका नाम है यूपीएससी नेट। इस ऐप को आप लोग डाउनलोड कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में हमने लिंक भी दे दी है, लिंक से या प्ले स्टोर से सर्च कर सकते हो यूपीएससी नेट। यहाँ पर आपके मल्टीपल्स आपके कोर्सेज चल रहा है, जैसे एग्जाम बूस्टर सीरीज नाम से हमने कोर्स लॉन्च किया हुआ है, जिसमें सभी सब्जेक्ट को कवर किया जा रहा है। यूपी स्पेशल और करंट अफेयर्स भी यहाँ पर कवर की जाएगी। 11 अगस्त से बैच स्टार्ट हो चुका है, केवल 100 रुपीज में है। कोई भी समस्या है तो आप मुझे कॉल भी कर सकते हो। यहाँ पर आपके 90 से प्लस ज्यादा 90 से ज्यादा यहाँ पर आपके टॉपिक हैं जो कवर हो रहे हैं, और 90 से ज्यादा टॉपिकों को हम केवल 30 दिनों में कवर करेंगे। एक दिन में हम 3 टॉपिक को कवर करने वाले हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए हमने टेस्ट सीरीज भी लॉन्च की है। हिंदी और इंग्लिश बाइलिंगुअल में है, चैप्टर वाइज, सब्जेक्ट वाइज, फुल टेस्ट, प्रीवियस ईयर, मॉडल पेपर, 300 से ज्यादा आपके टेस्ट सीरीज जो है आपको बाइलिंगुअल मिलती है, जिसमें आप जब क्वेश्चन लगा लेते हो, क्वेश्चन लगाने के बाद आपको एक्सप्लेन मिल जाता है और की पॉइंट भी मिलते हैं। तो ये की पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं, तो आप इनको सबमिट करने के बाद जो की पॉइंट जो है नोट डाउन कर सकते हो। हमारा एक कोर्स चल रहा है QRN नाम से, क्विक रिवीजन नोट्स, जो कि यूपी RO और यूपी PCL दोनों को ही ध्यान में रख के बनाया गया है। यहाँ पर 23 PDF को हमने कन्वर्ट किया हुआ है, जिसमें यूपी जीके की अगर बात करें 4 PDF है, 4 मतलब कि यूपी जीके को 4 PDF में पूरा कन्वर्ट किया गया है। और आपकी करंट अफेयर जो है पूरे साल भर का करंट अफेयर्स को हमने एक PDF में यहाँ पर ट्रांसफर किया है, वो भी आप देख पाओगे। बाकी PDF किसकी हैं? तो बाकी PDF आपके स्टैटिक की हैं। स्टैटिक मतलब हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, साइंस, इकोनॉमी है ना, सारी चीजें आपकी हैं। आप इसको भी जाके एक बार ज्वाइन कर लीजिएगा, बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। और ये कोर्स आप सबसे ज्यादा मेरे तीनों कोर्सों में बात किया है तो क्विक रिवीजन नोट सबसे ज्यादा लोगों ने लिया हुआ है। उसके बाद तो फिर सभी कोर्सेस आप लोगों ने ज्वाइन किए ही है, लेकिन अभी हाल ही में हमारा एग्जाम बूस्टर सीरीज नाम से कोर्स लॉन्च हुआ है। रैपिड कोर्स एक तरीके से आप ज्वाइन कर सकते हो यूपीएससी नेट आप डाउनलोड करने के बाद। चलिए हम क्वेश्चन पे लौटते हैं वापस, क्योंकि हमें उतना ही बात करना है फालतू की जितना हो जाए, क्योंकि हमें फालतू का समय व्यर्थ नहीं करना है। और भी YouTube चैनल पर आप देखोगे खूब सारा समय बर्बाद होता है, लेकिन हम ऐसा नहीं करते हैं।
क्वेश्चन आता है कौन से तत्वों से सल्फर गंधक वायुमंडल में पाया जाता है। ऐसे कौन कौन से तत्वों से जो है सल्फर जो है वायुमंडल में पाया जाता है। ऑप्शन रहेगा ज्वालामुखी विस्फोट से पाया जाता है, जीवाश्म ईंधनों के दहन से पाया जाता है, जैविक पदार्थों के अपघटन से पाया जाता है, स्वावलंबी पौधों के प्रकाश संश्लेषण इससे नहीं पाया जाता है। तो ज्वालामुखी विस्फोट से, जीवाश्म ईंधनों से और जैविक पदार्थों के अपघटन से आपके वायुमंडल में सल्फर या गंधक पाया जाता है। ऑप्शन यहाँ पर जो है बी वाला बिल्कुल करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट बात करेंगे वह भूगोल वेत्ता कौन है जिसने मिस्र को नील नदी का वरदान कहा है। नील नदी को वरदान के बारे में कौन से भूगोलवेत्ता ने कहा है, तो हम कहेंगे हेरोडोटस ने कहा है। अब नील नदी के बारे में भी हमने आपको बताया हुआ है, नील नदी भी दो नदियों से बनती है, एक तो श्वेत नील से बनती है, दूसरी नीली नील से बनती है। तो ये दोनों नदियों के संगम पर ही आपकी दोनों नदियों के संगम के बाद ही नील नदी के नाम से जानी जाती है। मिस्र को नील नदी का वरदान हेरोडोटस भूगोलवेत्ता के द्वारा जो है कहा गया है, आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट आता है सिंधु नदी प्रणाली जो है भारत के किन क्षेत्रों में सिंचाई के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। सिंधु नदी जो प्रणाली है भारत के ऐसे कौन कौन से क्षेत्र जहां पर सिंचाई के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, तो हम कहेंगे पंजाब, हरियाणा और राजस्थान। ये तीनों आपके राज्य हैं जहां पर सिंधु नदी सिंचाई के लिए बहुत ज्यादा जानी जाती है। 1960 में सिंधु नदी का आपको पता होगा समझौता हुआ था एक तरीके से भारत और पाकिस्तान के बीच में, जिसमें वर्ल्ड बैंक ने मध्यस्थता निभाई थी। और पूरी दुनिया में अगर उदारतम संधि कोई मानी जाती है तो सिंधु नदी को ही माना जाता है। निम्नलिखित में से कौन भारत में आर्द्रभूमि जो वेटलैंड्स होते हैं उनके क्षरण के लिए प्रमुख कारण बना हुआ है। तो वेटलैंड्स के क्षरण के, आर्द्रभूमियों के क्षरण के लिए कौन कौन से कारण जिम्मेदार है। कृषि का विस्तार एवं अतिचारण बिल्कुल करेक्ट है। अति शहरी अतिक्रमण और रेत खनन ये भी एक कारण है। घरेलू औद्योगिक अपशिष्ट का निस्तारण करना ये भी एक कारण है। आर्द्रभूमि क्षेत्रों का सर्वेक्षण और सीमांकन, ये सर्वेक्षण और सीमांकन से थोड़ी ना हो जाएगा आर्द्रभूमि क्षरण, तो हम कहेंगे पहला दूसरा तीसरा सही है, तो ए ऑप्शन जो है यहाँ पर हमारा करेक्ट हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट बात करेंगे लक्षद्वीप समूह के संदर्भ पर विचार करें कौन सा ऑप्शन सही है। लक्षद्वीप समूह के बारे में कहा जा रहा है, ऑप्शन यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही है। ये द्वीप ज्वालामुखी उद्गम के हैं और अंडमान निकोबार द्वीप समूह के कुछ द्वीप। अब देखो लक्षद्वीप के बारे में बात हो रही है, ज्वालामुखी कैसे जाएगी, है ना, तो ये गलत है। क्यों? क्योंकि लक्षद्वीप जो है प्रबाल द्वीप समूह से बने हुए हैं, है ना, प्रबाल द्वीप समूह से बने हुए हैं, तो आप कहोगे पहला वाला गलत है। मिनिकॉय द्वीप जो है लक्षद्वीप समूह का सबसे बड़ा द्वीप है। हाँ बिल्कुल ठीक है, जो मिनिकॉय द्वीप है लक्षद्वीप का ही हिस्सा है, और यह जो है किसका है, आपका लक्षद्वीप का ही हिस्सा है, और मिनिकॉय जो है लक्षद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप भी है। तो ऑप्शन रहेगा केवल दूसरा वाला सही है, पहला वाला ऑप्शन जो है यहाँ पर हमारा गलत है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। निम्नलिखित महासागरीय धाराओं पर विचार कीजिए, इनमें से ठंडी महासागरीय धाराएं कौन सी है। तो बात की जाए जो कोल्ड वाली ठंडी धाराएं हैं वो यहाँ पर कौन कौन सी आपकी कोल्ड वाली आपकी विंड्स हैं। तो यहाँ पर लेब्राडोर की धारा, इर्मिगर की धारा, बेंगुला की धारा और ब्राजीलियन धारा, इनमें से ठंडी धाराएं कौन कौन सी हैं, तो हम बोलेंगे इनमें से आपकी लेब्राडोर की धारा और बेंगुला की धारा। कौन सी? लेब्राडोर की धारा और बेंगुला की धारा कैसी है, आपकी ठंडी धारा है, जबकि इर्मिगर की धारा और ब्राजीलियन धारा कैसी है, आपकी गर्म जल धारा है। तो आपको दो यहाँ पर ठंडी धारा है, दो आपके यहाँ पर गर्म धारा है, तो ये ऑप्शन सही रहेगा, पहला और तीसरा ऑप्शन यहाँ पर आपकी ठंडी धाराओं में गिना जाएगा। कोरल त्रिभुज जिसकी समृद्धि समुद्री जैव विविधता के कारण अक्सर समुद्रों का अमेजन कहा जाता है, किन देशों में फैला हुआ है। तो कोरल त्रिभुज जिसकी समृद्ध समुद्री जो जैव विविधता है अक्सर समुद्रों का अमेजन कहलाता है, किन देशों में फैली हुई है, तो हमारा कहेंगे ऑप्शन यहाँ पर इंडोनेशिया, मलेशिया, सिंगापुर एवं फिलीपींस, चारों ही देशों में फैली हुई है, तो डी ऑप्शन हमारा यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। समुद्रों का अमेजन कहा जाने वाली है, आपको ध्यान रखना है 10 मिलियन वर्ग किलोमीटर क्षेत्र से ज्यादा भी क्षेत्रों में फैली है। निम्नलिखित कितनों पर विचार करें, उपयुक्त में से कितनों का उपयोग जो है फसल क्षति को रोकने के लिए कीटनाशकों में किया जा सकता है। तो फसल की क्षति को रोकने के लिए कीटनाशकों में किस किस चीजों का प्रयोग किया जा सकता है। ऑप्शन रहेगा जीवाणु को किया जा सकता है, कवक का भी किया जा सकता है, विषाणु का भी किया जा सकता है, प्रोटोजोआ। तो चारों ऑप्शन यहाँ पर सही रहेंगे कि कीटनाशकों को रोकने के लिए, फसल क्षति को रोकने के लिए जो आपके जीवाणु, विषाणु, कवक, प्रोटोजोआ है, इनका कीटनाशकों का प्रयोग जो है किया जा सकता है। तो डी ऑप्शन यहाँ पर जो है आपका करेक्ट था। निम्नलिखित में से कौन वृक्षारोपण कृषि की विशेषताओं का सही वर्णन करता है। तो वृक्षारोपण कृषि की सही विशेषता इनमें से कौन सी है, तो इसके लिए बड़ी संपदा, एकल फसल विशेषता, वैज्ञानिक खेती के तरीकों की जो है आवश्यकता होती है, नीड होती है वैज्ञानिक तरीके की, यहाँ पर साइंटिफिक तरीके की आपको खेती करने की आवश्यकता होती है, वृक्षारोपण कृषि के अंतर्गत उसको जो है देखा जाता है। नेक्स्ट आता है निम्नलिखित कथनों पर विचार करें कौन सा ऑप्शन यहाँ पर जो है सही है। तो विचार करना है कौन सा सही है। प्रजाति समता एक समुदाय में प्रजातियों के बीच आबादी के वितरण का विवरण करती है। क्या है? प्रजाति समता एक समुदाय में प्रजातियों के बीच आबादी के वितरण का विवरण करती है। क्या ये सही है? हम कहेंगे बिल्कुल बात ठीक है।
दूसरा कहता है कि प्रजाति समृद्धि जो है एक निर्दिष्ट क्षेत्र में प्रजातियों की कुल संख्या को दर्शाती है। क्या ये सही है? तो हम कहेंगे हाँ भाई, ये भी ऑप्शन जो है आपका करेक्ट है। ऑप्शन यहाँ पर हमारे दोनों ही सही रहेंगे, तो हमारा सी ऑप्शन रहेगा, पहला और दूसरा ऑप्शन हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। जन्म दर, मृत्यु दर, अप्रवासन उपयुक्त कारकों में से किसने किसी क्षेत्र के किसी प्रजाति की जनसंख्या घनत्व में वृद्धि का कारण बनते हैं? तो भाई सीधी सी बात ये कही जा रही है, अगर किसी क्षेत्र में प्रजाति की जनसंख्या घनत्व में वृद्धि का कारण बनना हो तो कौन कौन से यहाँ पर कारण बनेंगे, कौन कौन से कारण बनेंगे? तो यहाँ पर कौन कौन से कारण बनेंगे? तो हमारा ऑप्शन यहाँ पर कौन सा रहेगा? ऑप्शन रहेगा यहाँ पर जो है आपका जन्म दर, है ना, जन्म दर करेगा और आपका अप्रवासन दर भी करेगा। भाई मृत्यु दर थोड़ी ना कर जाएगा, मृत्यु दर जो है नहीं करेगा। तो यहाँ पर जन्म दर और अप्रवासन दर करेंगे। ऑप्शन कहेंगे केवल दो ऑप्शन सही रहेंगे, जनसंख्या घनत्व में वृद्धि का कारण जन्म दर एवं मृत्यु दर जो है आपके प्रजाति की जनसंख्या घनत्व का कारण रहेंगे। भारत में ध्वनि प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए मानक एवं दिशा निर्देशों तैयार करने के लिए कौन सा विनियामक संस्था जिम्मेदार है? तो यहाँ पर एक रेगुलेटरी संस्था है। कौन सी संस्था है जो आपके ध्वनि प्रदूषण को नियंत्रण करने के लिए यहाँ पर नियामक संस्था जो है जिम्मेदार के रूप में कार्य करती है? केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, जैसे हम सीपीसीबी कहते हैं। क्या कहते हैं? सीपीसीबी कहते हैं। ये जो है आपकी सेंट्रल पॉपुलेशन कंट्रोल बोर्ड जो है आपकी ध्वनि प्रदूषण के लिए मानक और दिशा निर्देशों को जो है रेगुलेट करती है। क्या करती है? रेगुलेट करती है, ध्यान रखिएगा, है ना, तो आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा एक जो है सही सुमेलित नहीं है? तो राज्य है, लोहे अयस्क क्षेत्र है, इनमें से सही ऑप्शन यहाँ पर कौन सा नहीं है? बात करेंगे कर्नाटक जो है, कर्नाटक में बांगरकल लोहे अयस्क करेक्ट है। उड़ीसा में पंपाद है, ये भी ठीक है। झारखंड में बड़ाबुर है, ये भी करेक्ट है। गोवा में छाबली है। क्या छाबली गोवा में है? तो भाई हम कहेंगे छाबली जो है आपकी गोवा में नहीं है, छाबली जो है गोवा में नहीं है, आंध्र प्रदेश में है। कहां पर है? आंध्र प्रदेश राज्य में है। ऑप्शन हमारा डी वाला यहाँ पर जो था गलत था। निम्नलिखित में से कौन सा यहाँ पर सही नहीं है? एक तब देश है और उपनाम है। कौन सा उपनाम जो है किस देश से संबंधित है? बात करें कनाडा को मैपल की भूमि कहा जाता है, बिल्कुल करेक्ट है। नीदरलैंड को पवन चक्कियों की भूमि कहा जाता है, ये भी करेक्ट है। ग्रीनलैंड को बर्फ की भूमि, नहीं, बर्फ की भूमि जो है जापान को कहा जाता है। किसको? बर्फ की भूमि जो है जापान को कहा जाता है, ग्रीनलैंड को नहीं कहा जाता है। तो ऑप्शन सी वाला गलत था। स्विट्जरलैंड को चॉकलेट की भूमि कहा जाता है, ये भी ऑप्शन करेक्ट है। तो ए, बी और डी ऑप्शन यहाँ पर सही है, जबकि जापान को बर्फ की भूमि जो है कहा जाता है। नेक्स्ट आता है सामान्यतः पर्यावरण वर्गीकरण में किसे समाहित नहीं किया जा सकता है? पर्यावरण वर्गीकरण में किसे समाहित नहीं किया जा सकता है? ऑप्शन यहाँ पर रहेगा परिचालन पर्यावरण को शामिल नहीं किया जाएगा, जबकि भौतिक पर्यावरण को शामिल किया जाएगा, सांस्कृतिक पर्यावरण को शामिल किया जाएगा, जैविक पर्यावरण को जो है शामिल किया जा सकता है। तो पर्यावरण, भौतिक और सांस्कृतिक, जैविक पर्यावरण को शामिल किया जाता है, परिचालन पर्यावरण को शामिल जो है नहीं किया जाता है। सतपुड़ा पर्वतमाला का विस्तार किन किन राज्यों में है? बढ़िया क्वेश्चन, वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। सतपुड़ा जो पर्वतमाला है इसका विस्तार किन किन राज्यों में है? तो मध्य प्रदेश राज्य में है, महाराष्ट्र राज्य में है, गुजरात राज्य में है, आपके छत्तीसगढ़ राज्य में है, न तो आपके उत्तर प्रदेश राज्य में, न तो आपके बिहार राज्य में है। ऑप्शन यहाँ पर कहेंगे हम केवल बी वाला रहेगा, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ और गुजरात में आपके सतपुड़ा पर्वतमाला का विस्तार है, जबकि यहाँ पर आपकी उत्तर प्रदेश और बिहार से इसका कोई संबंध नहीं है। निम्नलिखित देशों में किसकी सीमा जो है कैस्पियन सागर को स्पर्श करती है? तो भाई आपने मैप रख के बैठा होगा, मुझे पता है ज्योग्राफी की क्लास कर रहे हो, वीडियो देख रहे हो तो मैप रख के बैठा होगा। कैस्पियन सागर की सीमा किन किन देशों को स्पर्श करती है बात कर रहा है, तो हम बोलेंगे अब तो आपकी तुर्कमेनिस्तान को, है ना, किसको? तुर्कमेनिस्तान को। दूसरा आपकी अजरबैजान को। तुर्कमेनिस्तान और अजरबैजान को जो है आपकी किसकी सीमा? आपकी कैस्पियन सागर की सीमा स्पर्श करती है, जबकि उज्बेकिस्तान और तुर्की का संबंध नहीं है। तो यहाँ पर और भी बता देते हैं, तुर्कमेनिस्तान को, अजरबैजान को। दूसरा, तीसरा आपका ईरान को भी सीमा करती है। ईरान के अलावा बात की जाए तो ईरान के अलावा रूस को भी सीमा साझा करती है, और फिर आपकी यहाँ पर बात की जाए तो कजाकिस्तान को भी सीमा साझा करती है। तो कैस्पियन सागर जो है आपके 5 देशों को सीमा साझा करती है, तुर्कमेनिस्तान, अजरबैजान, ईरान, रूस एवं कजाकिस्तान को ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। नीचे दिए गए कथन है स्थान एवं नदी है, कौन सा स्थान किस नदी के बारे में यहाँ पर जो है ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट बता रहा है? जैसे बात की जाए, जैसे अगर हम बात करें कालंकर, कालंकर जो है आपका, कालंकर तो पहले ये समझो कहां पर है, तो यह उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले में है। कहां पर है? प्रतापगढ़ जिले में है। और किस नदी के तट पर है? तो हम कहेंगे गंगा नदी के तट पर है। बटेश्वर की बात किया है, बटेश्वर कहाँ है? यमुना नदी के तट पर है ना। बहलगढ़, बड़हलगंज, कौन सा है? बड़हलगंज, ये कहां पर? ये आपका गोरखपुर जिले में है। कहां पर है? गोरखपुर जिले में। कौन सा है? बड़हलगंज है, गोरखपुर जिले में है। कहां पर है? सरयू नदी के तट पर, ये भी करेक्ट है। और सुल्तानपुर की बात किया तो गोमती नदी के तट पर है। तो हम कहेंगे
यहाँ पर जो डी वाला ऑप्शन का सही हो जाएगा। ए का चौथा, बी का दूसरा, सी का तीसरा, डी का पहला ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है। तारे में सुपरनोवा विस्फोट के पश्चात 1.4 ms चंद्रशेखर सीमा से अधिक द्रव्यमान होने पर मुक्त घूमते हुए इलेक्ट्रॉन अत्यधिक वेग पाकर नाभिक छोड़कर बाहर चले जाते हैं। तारे के जीवन चक्र की यह अवस्था क्या कहलाती है? तारे में जब सुपरनोवा विस्फोट होता है तो अधिक द्रव्यमान होने पर जो इलेक्ट्रॉन घूमते हुए मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं वो अत्यधिक वेग पाकर क्या करते हैं? नाभिक को छोड़ देते हैं और बाहर चले जाते हैं। तारे के इस जीवन चक्र को हम क्या कहेंगे? हम कहेंगे न्यूट्रॉन तारा या फिर पल्सर कहते हैं। पल्सर थोड़ा ज्यादा याद रखो, है ना, पल्सर या फिर न्यूट्रॉन तारा के रूप में इसको जो है जाना जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। संस्थान एवं अवस्थिति है, कौन सा संस्थान किस अवस्थिति से संबंधित है? तो बात करें यहाँ पर हम राष्ट्रीय जैविक प्रयोगशाला। राष्ट्रीय जैविक प्रयोगशाला की बात की जाए पालमपुर से संबंधित है। केंद्रीय फसल शोध संस्थान की बात की जाए, केंद्रीय फसल शोध संस्थान की बात की जाए त्रिवेंद्रम से संबंधित है। भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण की बात किया तो कोलकाता संबंधित है। केंद्रीय औषधि शोध संस्थान की बात किया तो लखनऊ संबंधित है। ऑप्शन हमारा जो है यहाँ पर बी वाला जो है करेक्ट हो जाएगा, आपको ध्यान रखना है। देखो 80 नंबर क्वेश्चन पर आ चुके हैं, लेकिन आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब लाइक शेयर नहीं किया है। देखो इतना छोटा सा ही आप लोगों से एक रिक्वेस्ट मांगते हैं, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करके मोटिवेशन मिलता है तो एक छोटा सा कमेंट भी कर दिया करो, प्यारा सा, थोड़ा सा अच्छा लगता है ना। बाकी आपके लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं तो इतना तो फर्ज आपका बनता ही यार। क्वेश्चन की बात करेंगे, अभिकथन और कारण है, इनमें से कौन सा आपका ऑप्शन जो है करेक्ट है? उत्तर प्रदेश में वायु अपर्दन जलीय अपर्दन की अपेक्षा अधिक प्रभावी है। क्या कह रहा है? उत्तर प्रदेश में जो है वायु अपर्दन जो है जल अपर्दन की अपेक्षा अधिक प्रभावी है। क्या ये सही है? नहीं। उत्तर प्रदेश में जलीय अपर्दन वायु अपर्दन की अपेक्षा अधिक प्रभावी है, मतलब जल अपर्दन जो है ज्यादा है वायु अपर्दन की अपेक्षा। तो अभिकथन जो है गलत लिखा है। कारण कहता है कि जलीय अपर्दन से लगभग संपूर्ण प्रदेश प्रभावित है। जलीय अपर्दन से संपूर्ण प्रदेश प्रभावित है, जबकि वायु अपर्दन से कुछ खास क्षेत्र या कुछ समय तक ही सीमित यहाँ पर रहता है। तो कारण यहाँ पर तो सही बताया गया है, अभिकथन गलत है, तो हम कहेंगे ए ऑप्शन गलत है, किंतु आर ऑप्शन जो है यहाँ पर जो है करेक्ट है। निम्नलिखित में से कौन सा सर्वाधिक भंगुर पारिस्थितिक तंत्र है जो वैश्विक तापन द्वारा सबसे पहले प्रभावी होगा? ऐसा कौन सा एक भंगुर पारिस्थितिक तंत्र है जो वैश्विक तापमान के द्वारा सबसे ज्यादा या सबसे पहले प्रभावित होता है? तो यहाँ पर जो है आपका अमेजन वर्षा वन, टेंगा वन, आर्टिक हिम चादर या भारतीय मानसून। तो ऑप्शन यहाँ पर कौन सा रहेगा? आर्टिक हिम चादर रहेगी। क्यों? क्योंकि हिम टोपियां सबसे ज्यादा प्रभावित जो है पारिस्थितिक तंत्र के रूप में होती है। क्यों? सबसे जल्दी पिघलने की दर जो है आपकी आर्टिक हिम में ही आपको देखने को मिलने लगता है। निम्नलिखित में से कौन सी नदियां जो हैं चापाकार डेल्टा बनाती हैं? चापाकार डेल्टा जो है कौन कौन सी नदियां बनाती हैं? तो ऑप्शन यहाँ पर कौन सा रहेगा? एक तो आपका रहेगा राइन नदी बनाती है, दूसरा आपकी हवांगो नदी बनाती है। तो राइन एवं हवांगो नदी जो है आपकी चापाकार रूप में आपकी डेल्टा बनाती है। सीन एवं ओब नदी जो है आपका ज्वारनद मुख ज्वारनद मुख जो है डेल्टा का निर्माण करती है। ज्वारनद मुख जो है डेल्टा का निर्माण करती हैं सीन एवं ओब नदी, जबकि राइन एवं हवांगो नदी आपकी चापाकार बनाती है। तो ऑप्शन यहाँ पर जो है ए वाला सही रहेगा। दूसरा और चौथा ऑप्शन यहाँ पर ऑप्शन के लिहाज से सही है, बाकी मैंने आपको दोनों बता दिए हैं। भारत में कौन सा द्वीप जो है ब्रह्माणी नदी के मुहाने पर स्थित है? तो ब्रह्माणी नदी के मुहाने पर कौन सा द्वीप है? तो हम कहेंगे व्हीलर द्वीप है। कौन सा? व्हीलर द्वीप जो है आपका ब्रह्माणी नदी पर है, और व्हीलर द्वीप को ही अब्दुल कलाम आजाद द्वीप भी कहते हैं। ये भी नाम याद रखो, अब्दुल कलाम द्वीप के नाम से भी व्हीलर द्वीप को ही जाना जाता है। तो दोनों ही चीजें आपको याद रखना है। उड़ीसा में है, ब्रह्माणी नदी पर स्थित है। किस राज्य में है? उड़ीसा राज्य में है, ब्रह्माणी नदी पर जो है स्थित है। मिसाइल परीक्षण के लिए इसको जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, नगोया प्रोटोकॉल के संबंध में कौन सा कथन यहाँ पर जो है सही है? नगोया प्रोटोकॉल के बारे में कह रहा है, नगोया प्रोटोकॉल समझौता अक्टूबर 2010 में किया गया था। करेक्ट है। प्रोटोकॉल जो है 2014 से लागू हुआ, ये भी सही है। इस समझौते का उद्देश्य जंगल, कोरल द्वीप, जैव विविधता की क्या है? रक्षा करना होता है। तो हम कहेंगे तीनों ऑप्शन सही हैं, डी ऑप्शन यहाँ पर जो है करेक्ट यहाँ पर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, अभिकथन और कारण, इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है उसकी बात करेंगे। भारत के पूर्वी तट पर प्राकृतिक बंदरगाहों की संख्या अधिक है। भाई सब गलत लिखा है। भारत के पूर्वी तट की अपेक्षा अगर आप भारत के पश्चिमी तट पर देखोगे तो आपको प्राकृतिक बंदरगाह सबसे ज्यादा मिलती है। प्राकृतिक बंदरगाह ज्यादा मिलती है, जबकि पूर्वी तट पर कृत्रिम बंदरगाहों की संख्या जो है ज्यादा है। ठीक है। पूर्वी तट कम कटा फटा है, हाँ बिल्कुल ठीक है, जो पूर्वी तट है कम कटा फटा रहता है। तो हम कहेंगे यहाँ पर क्या है आपका जो है आपका ऑप्शन कारण सही है। ऑप्शन यहाँ पर ए वाला गलत रहेगा, किंतु आर सही है। डी ऑप्शन पर हमें जो है टिक लगाएंगे। पूर्वी तट पर कौन से हैं आपके प्राकृतिक बंदरगाह की संख्या कम है, जबकि पश्चिमी तट पर प्राकृतिक बंदरगाह की संख्या ज्यादा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, जनजाति और प्रदेश से कौन सी जनजाति किस प्रदेश संबंधित है? टोडा की बात किया तमिलनाडु राज्य से संबंधित है।
आपातानी की बात करें अरुणाचल प्रदेश राज्य से संबंधित है, कोनियक की बात किया तो नागालैंड राज्य से संबंधित है, और गद्दी की बात किया तो हिमाचल प्रदेश राज्य से संबंधित है। ऑप्शन हमारा यहाँ पर डी वाला करेक्ट हो जाएगा। ए का तीसरा, बी का चौथा, सी का दूसरा, डी का पहला ऑप्शन हमारा करेक्ट है। निम्नलिखित में से कौन सा ऑप्शन जो है हमारा सत्य है? सत्य ऑप्शन में से पूछ रहा है कि कौन सा यहाँ पर जो है सही है। अच्छा, आप लोगों से एक चीज पूछना है, क्या मैं तेज बोलता हूँ क्या स्पीड में, मतलब स्पीड हमारी ज्यादा है क्या? तो आप लोग मुझे कमेंट करके बता देना कि स्पीड ज्यादा है तो हम थोड़ा स्लो बोलना स्टार्ट कर देंगे, है ना, क्योंकि बहुत सारे लोग कमेंट कर रहे हैं कि सर आप बहुत स्पीड में बोलते हो। तो हमारा तो मानना ये रहता है कि अब आप प्रैक्टिस कर रहे हो, और प्रैक्टिस में अगर ज्यादा समय देते रहोगे तो फिर मतलब कोई है नहीं उससे। तो अगर आपको लगता है कि स्पीड ज्यादा है तो आप, वैसे तो YouTube में दोनों ऑप्शन रहते हैं, आप स्पीड बढ़ा भी सकते हो, स्पीड घटा भी सकते हो। हालांकि अगर आपको लग रहा है कि स्पीड ज्यादा है तो आप मुझे कमेंट कर देना, तो मैं थोड़ा बहुत स्पीड कम कर देंगे, उसमें कोई आपत्ति मुझे नहीं है। क्वेश्चन पर लौटते हैं, इनमें से कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही है? तो बात करेंगे मध्य गंगा मैदान में स्थान स्थान पर गोखुर झीलें एवं नदियों के पुराने प्रवाह मार्ग जो है मिलते हैं। बिल्कुल बात ठीक है, जो मध्य गंगा का मैदान है वहां पर आपकी गोखुर झीलें देखने को मिलती हैं। दूसरा, आपके नदियों के जो पुराने प्रवाह मार्ग है वो भी देखने को यहाँ पर कहीं कहीं जगह मिल जाते हैं। बाढ़ों की अधिकता निम्न गंगा मैदान में अधिक विशेषता है, तो ये तो गलत लिखा है कि बाढ़ों की अधिकता जो है आपके निम्न गंगा मैदान में है। तो ऑप्शन यहाँ पर दूसरा वाला गलत है, केवल पहला ही ऑप्शन यहाँ पर जो है आपका सही है। बाढ़ों की अधिकता जो है आपकी निम्न गंगा मैदान में नहीं मिलती है। निम्नलिखित में से कौन सा ऑप्शन यहाँ पर असत्य है? अब देखो पूछ लिया है कौन सा ऑप्शन यहाँ पर गलत है। चलो बात करेंगे, परीक्षा बांध जो है बेतवा नदी पर स्थित है। तो भाई ये तो सही लिखा है, परीक्षा बांध जो है बेतवा नदी पर स्थित है ना, करेक्ट है। और बेतवा नदी की बात की है, बेतवा नदी जो है मध्य प्रदेश के रायसेन जिले से निकलती है, मध्य प्रदेश के रायसेन जिले से निकलती है। और पूछा जाए किस गांव से निकलती है, तो गांव भी याद रख लो, कुमरा गांव से निकलती है। कौन से? कुमरा गांव से जो है बेतवा नदी निकलती है, बेतवा नदी जो है निकलती है। बेतवा नदी की बात की जाए उत्तर प्रदेश के झांसी जिले से संबंध है। झांसी जिले की बात की जाए तो जालौन जिले से संबंध है। जालौन जिले के अलावा बात किया तो औरैया जिले से संबंध है। औरैया जिले की बात किया तो हमीरपुर जिले से इसका संबंध है। तो बेतवा नदी के बारे में इतने सारे ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है। बेतवा नदी हमीरपुर के समीप यमुना नदी में मिल जाती है। तो हम कहेंगे भाई पहला भी सही है, दूसरा भी सही है। पूछा है कौन सा गलत है, तो हम कहेंगे ना तो पहला गलत है ना ही दूसरा गलत है, क्योंकि दोनों ऑप्शन हमारे यहाँ पर करेक्ट है। आपको दोनों बातें यहाँ रखना है। परीक्षा बांध कहाँ पर है? झांसी में स्थित है और बेतवा नदी पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित तथ्यों पर विचार करें, कौन सा ऑप्शन यहाँ पर जो है सही है? ऑप्शन पूछता है बोमडीला दर्रा अरुणाचल प्रदेश में अवस्थित है, क्या ये सही है? भाई हम कहेंगे हाँ बिल्कुल, बोमडीला दर्रा जो है आपकी अरुणाचल प्रदेश राज्य में स्थित है। दूसरा है इस दर्रे के पास ब्रह्मपुत्र नदी जो है भारत में प्रवेश करती है। क्या भारत में प्रवेश करती? नहीं, ब्रह्मपुत्र नदी जो है इस दर्रे से प्रवेश नहीं करती। आपको ध्यान रखना है, ब्रह्मपुत्र भारत में बात किया है यांगपांग दर्रे से प्रवेश करती है। किससे? यांग याप दर्रे से जो है भारत में प्रवेश करती है। इस तरीके से आप देखोगे, मान लो ये आपका अरुणाचल प्रदेश राज्य है और यहां से इस तरीके से कर्म में आकार में जो है यांगपांग दर्रे से आपकी ब्रह्मपुत्र नदी भारत में अरुणाचल प्रदेश के पूर्वी भाग में जो है प्रवेश करती है। ये आपको याद रखना है, केवल पहला वाला ऑप्शन सही है, दूसरा वाला ऑप्शन यहाँ पर गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है समुदायों का वह पूर्ण क्रम, जो क्रमशः एक निश्चित स्थान पर बदलता है उसको क्या कहलाता है? बड़ा प्यारा क्वेश्चन है, सीयर कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? हम सीयर कहते हैं। समुदायों का एक क्रम होता है, जो पूर्ण क्रम होता है, क्रमशः एक स्थान पर बदलता है, उसे हम सीयर के नाम से जानते हैं। और इंग्लिश में बात की जाए तो इस तरीके से लिखा जाता है, शहरी भी बहुत सारे लोग बोलते हैं, पर हिंदी में इसको सीयर बोलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। निम्नलिखित में से कौन सी कावेरी नदी की सहायक नदी नहीं है? अब नहीं है पूछा है, कौन सी नहीं है? चलिए बात करेंगे। भवानी कावेरी की सहायक नदी है, हेमवती भी कावेरी की सहायक नदी है, जबकि भीमा और इंद्रावती की बात किया ये आपकी कावेरी की सहायक नदी है। भीमा किसकी सहायक नदी है? भीमा कृष्णा की सहायक नदी। किसकी? भीमा कृष्णा की सहायक नदी है। जबकि इंद्रावती की बात की जाए, इंद्रावती जो है गोदावरी की सहायक नदी। किसकी? गोदावरी की सहायक नदी है। तो हम कहेंगे यहाँ पर दूसरा और चौथा ऑप्शन जो है आपका कावेरी की सहायक नदी नहीं है, जबकि भवानी और हेमवती जो है आपकी कावेरी की सहायक नदी है। कावेरी की और भी सहायक नदियां जैसे भवानी हो गया, हेमवती हो गया, हौरांगी हो गया, अमरावती हो गया, कमानी हो गया, अर्कावती हो गया, और भी छोटी मोटी नदियां हैं जो कावेरी की सहायक नदियों के रूप में जानी जाती हैं। क्वेश्चन नेक्स्ट बात करेंगे, सूची 1 और सूची 2 है, इनको मिलाना है। जैसे बात करें रियो पृथ्वी शिखर सम्मेलन, 1992 से संबंधित है। ब्रेटलैंड आयोग रिपोर्ट के प्रकाशन की बात किया तो अप्रैल 1987 संबंधित है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का प्रवर्तन की बात किया तो सितंबर 1987 संबंधित है। और द लिमिटेड टू ग्रोथ रिपोर्ट की बात किया तो 1972 संबंधित है। ऑप्शन यहाँ पर हमारा डी वाला जो है करेक्ट हो जाएगा। तो इनको एक बार याद कर लो, क्योंकि ऐसे ही मिलाने के लिए एग्जाम में आ भी जाते हैं। निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन यहाँ पर सही है? तो सही कथन की बात कर रहे हैं यहाँ पर कौन सा सही है? क्योटो प्रोटोकॉल बायोसेफ्टी संबंधित है।
क्योटो प्रोटोकॉल एक अंतरराष्ट्रीय समझौता है, ये तो ठीक बात है ना। और जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र संरचना का यह एक अंतर संबंधित है। और इस क्योटो प्रोटोकॉल की बात किया है जो ये तापमान से संबंधित है, उत्सर्जन की कमी को लेकर संबंधित है, बायो सेफ्टी संबंधित नहीं है। इस प्रोटोकॉल को दिसंबर 1997 में लागू किया गया था, तो गलत लिखा है। इस प्रोटोकॉल को यहां पर अंगीकृत किया गया था 1997 में, लेकिन लागू करने की बात किया तो लागू जो है आपको 16 फरवरी 2005 को जो है आपको लागू किया गया था। तो ऑप्शन हम कहेंगे ना तो पहला वाला सही है ना दूसरा वाला सही है, ऑप्शन डी वाले पे हम टिक करेंगे। शहर और नदी है, कौन सा शहर किस नदी के तट पर जो है बसा हुआ है, चलिए बात करेंगे। जैसे बात करें वार्सा आपका विस्चूला नदी के तट पर बसा है। लिस्बन की बात की है, लिस्बन टंगस नदी के तट पर बसा है। प्राग की बात किया है, प्राग एल्ब नदी के तट पर बसा है। और लिंज की बात किया तो डैन्यूब नदी के तट पर बसा हुआ है। देखो ये आपको नदियां याद करनी पड़ेंगी। आप मैं एक काम करूंगा आप लोगों के लिए, एक कुछ फैक्ट वाले कुछ वीडियो बना दूंगा जिसमें आपको पर्वत हो गए, है ना, पर्वत हो गए, पठार हो गए, मैदान हो गए, मरुस्थल हो गए, झीलें हो गई, नदी हो गई, नदियां हो गई, इन सभी चीजों के बारे में एक अलग से वीडियो बना देंगे, अलग अलग सेपरेट। तो उनको आप देख लेना, जिससे क्या होगा कि आपको उनको याद हो जाएगा मैपिंग के माध्यम से, तो याद करवा देंगे, ठीक है। अभी नहीं, अभी एग्जाम पास में आएगा तभी करवाएंगे। पर्वत क्रम है और प्रकार है, कौन सा पर्वत क्रम किस प्रकार समझते हैं। जैसे हिमालय की बात किया है, हिमालय बलित पर्वत का उदाहरण है। सह्याद्री की बात किया है तो सह्याद्री बृहंचोद पर्वत का उदाहरण है। राजमहल की बात किया तो ज्वालामुखी पर्वत का उदाहरण है। जबकि नीलगिरी की बात किया तो अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण है। और यहीं पर अगर अरावली भी याद कर लो, अरावली अवशिष्ट पर्वत का ही उदाहरण है। तो ऑप्शन हमारा यहाँ पर ए वाला सही बिल्कुल रहेगा। पहले का दूसरा, ए का दूसरा, बी का पहला, सी का चौथा और डी का तीसरा ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में से कौन सी नदियां अमेजन नदी तंत्र का भाग है। अमेजन नदी तंत्र का भाग कौन सी नदी है, तो यहाँ पर ऑप्शन रहेगा एक तो रियो नेग्रो नदी आपका, दूसरा पुटू माओ नदी यहाँ पर, और तापा जोस नदी यहाँ पर। मैगडेलेना नदी नहीं है, जबकि अमेजन नदी तंत्र में रियो नेग्रो नदी आती है, पुटू माओ नदी आती है, तापा जोस नदी आती है। तो ऑप्शन बी वाला रहेगा, 1, 3, 4 यहाँ पर जो है आपके सही है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। और यहाँ पर जो मेडिलना नदी लिखी है ये किसकी सहायक नदी है, तो ये आपकी कोलंबिया नदी तंत्र का जो है हिस्से के रूप में जानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, सतत विकास लक्ष्य है और शीर्षक है। जैसे एसडीजी 5 की बात किया है, लैंगिक समानता से संबंधित है। किससे, लैंगिक समानता संबंधित है। एसडीजी 6 की बात किया है, स्वच्छता एवं पेयजल से संबंधित है। एसडीजी 7 की बात की जाए, सस्ती एवं स्वच्छ ऊर्जा से संबंधित है। एसडीजी 8 की बात किया तो सब विकार एवं समावेशी आर्थिक विकास संबंधित है। ऑप्शन यहाँ पर हमारा डी वाला जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, बायोमास के संदर्भ में कौन सा कथन यहाँ पर सही है। बायोमास के बारे में कह रहा है, सही ऑप्शन बताओ। यह किसी बृहद क्षेत्र के समस्त वनस्पति एवं जीवों को सम्मिलित करता है, उसे हम बायोमास कहते हैं। मतलब किसी क्षेत्र में समस्त वनस्पति और समस्त जीवों को शामिल करने को हम बायोम कहते हैं, बिल्कुल करेक्ट है। बायोम में वनस्पति का सर्वाधिक प्रभुत्व देखने को मिलता है, तो हम कहेंगे ये भी सही है। ऑप्शन सी वाला रहेगा, 1 और 2 दोनों ऑप्शन हमारे करेक्ट है। भारत में जैव संसाधन और सतत विकास संस्थान कहां पर अवस्थित है। भारत में जैव संसाधन एवं सतत विकास संस्थान की बात की जाए तो हम कहेंगे इम्फाल मणिपुर में अवस्थित है। पर इम्फाल मणिपुर में स्थित है। कौन से पर्वतीय दर्रों को सबसे पूर्व में स्थित है, तो इनमें से पूछ रहा है सबसे पूर्व में कौन सा दर्रा स्थित है ना। तो हमें सबसे पहले तो ये देख लेना है कौन सा दर्रा किस राज्य में है। जैसे सिप्तीला दर्रे की बात किया है, हिमाचल प्रदेश में है ना। नाथुला दर्रे की बात किया है तो सिक्किम राज्य में है। कहां पर, सिक्किम राज्य में है। लिपुलेख दर्रे की बात किया है तो उत्तराखंड राज्य में है। और बोमडीला दर्रे की बात किया तो अरुणाचल प्रदेश राज्य में है। तो अब आप लोग थोड़ा सा दिमाग लगाओगे और आप लोग अगर पेपर देने सच में जा रहे हो तो आप लगा पाओगे भाई सबसे पूर्व में बोमडीला दर्रा रहेगा। क्यों, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट में आपके अरुणाचल प्रदेश ही देखने को मिल रहा है, तो ध्यान रखिएगा। तो यहां पर आपका जो ऑप्शन है, यहां पर सी वाला ऑप्शन यहां पर करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन है, अनाई मुड़ी चोटी के संबंध में कौन सा ऑप्शन यहां पर सही है। अनाई मुड़ी चोटी की बात कर रहा है, और अनाई मुड़ी चोटी और भूगोल से और दक्षिण भारत से बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। अनाईमुड़ी चोटी की बात की जाए तो यह केरल के इडुक्की जिले में स्थित है। अनाईमुड़ी चोटी कहां पर, केरल के इडुक्की जिले में स्थित है, हम कहेंगे करेक्ट है। यह पश्चिमी घाट पर्वत का भाग है। जो आपका पश्चिमी घाट पर्वत है इसका आपका ये भाग है, तो हम कहेंगे ये भी सही है। यह भारतीय प्रायद्वीप की सबसे ऊंची चोटी है। कौन सी है, भारतीय प्रायद्वीप की अनाईमुड़ी जो चोटी है कितनी मीटर है, 2695 मीटर की ऊंचाई पर है। इसके बाद कौन सी है, इसके बाद एक और आती है, आपने नाम हुआ डोडा बेटा।
कौन सी आती है, डोडा बेटा आती है, इसकी लंब मीटर की ऊंचाई 2637 मीटर है। और एक आती है आपकी महाबलेश्वर, कौन सी आती है, महाबलेश्वर। ये आपके दक्षिण भारत की 3 टॉप चोटियां हैं, इसकी ऊंचाई 1837 मीटर है। इन तीनों को याद करना है। अनाईमुड़ी पहले नंबर पर, दूसरे नंबर पर डोडा बेटा, तीसरे नंबर पर आपकी महाबलेश्वर आती है। दक्षिण भारत या प्रायद्वीप भारत की चोटी है, तो हम कहेंगे तीसरा वाला भी करेक्ट है, क्योंकि प्रायद्वीप भारत की सबसे ऊंची चोटी अनाईमुड़ी है। और अनाईमुड़ी की बात की जाए, अन्नामलाई पहाड़ी पर है। अब कभी पूछा जाए अन्नामलाई पहाड़ी पर है, ठीक है। और डोडा बेटा की बात किया तो ये नीलगिरी पहाड़ी पर, कौन सी, नीलगिरी पहाड़ी पर है। महाबलेश्वर आपकी महाराष्ट्र में सतपुड़ा रेंज पर स्थित है। ऑप्शन इसमें तीनों ऑप्शन करेक्ट है, तो हम कहेंगे डी वाला जो यहाँ पर जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, तट से सागर की तरफ जाने पर निम्न क्षेत्रों को पहले से बाद की क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तट से सागर की तरफ जाना है, कहां से जाना है, तट से सागर की तरफ जा रहे हैं, निम्न क्षेत्रों को पहले से बाद के क्रम में व्यवस्थित करना है। कौन सा यहां पर जो है आपका सही रहेगा। चलिए शुरुआत करेंगे हम सबसे पहले आंतरिक जल से। कौन सा रहेगा, आंतरिक जल रहेगा। आंतरिक जल कैसे, स्थल भाग आधार रेखा के मध्य का जो आपका आंतरिक जल होता है, इंटरनल वाटर को हम आंतरिक जल कहते हैं, पहले नंबर पर। दूसरा फिर क्या आएगा, आपके आएगा आधार रेखा। अभी मैंने आपसे कहा भी है आधार रेखा, टेढ़े मेढ़े तट को, ये आपकी जैसे टेढ़ा मेढ़ा तट होता है, ऐसे तट को मिलाने वाली जो रेखा होती है उसको हम आधार रेखा कहते हैं। दूसरे नंबर पर आएगा, फिर आएगा आपका प्रादेशिक समुद्री सीमा। कौन सी आएगी, प्रादेशिक समुद्री सीमा आएगी। आधार रेखा से, ये आपकी जो आधार रेखा है उस आधार रेखा से 12 समुद्री मील तक होती है। कितना, 12 समुद्री मील तक होती है प्रादेशिक समुद्री सीमा, तो तीसरे नंबर पर आएगी। चौथे नंबर पर आएगी अन्य आर्थिक क्षेत्र। अन्य आर्थिक क्षेत्र की बात किया तो अन्य जो आर्थिक क्षेत्र है आधार रेखा से 200 मीटर की, मतलब 200 समुद्री मील की दूरी पर होती है, तो आपके चौथे नंबर पर आएगी। और पांचवें अंतिम बार पर आएगी उच्च सागर, जो आपका अन्य आर्थिक क्षेत्र से जो आपके पूरा सागर है वो आपका उच्च सागर के तहत आता है, तो ये 5वें नंबर पर आएगा। तो दूसरा, तीसरा, चौथा है ना, दूसरा, चौथा, तीसरा, पांचवा और पहला, इस तरीके से आपका ऑप्शन सी वाला जो यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे ज्वालामुखी और देश है, कौन सा ज्वालामुखी जो है किस देश में स्थित है। जैसे पेरिकुटिन, सॉरी यहाँ पर ये वाला क्वेश्चन आएगा, सॉरी माफी चाहता हूँ। ये रेशम और प्रमुख उत्पादक राज्य है। रेशम और उत्पादक राज्यों में, रेशम और उत्पादक राज्यों में सहतूत रेशम, कौन सा उत्पादक राज्य है, सहतूत रेशम की बात की तो कर्नाटक राज्य उत्पादन करता है। ट्रॉपिकल टसर रेशम की बात की जाए तो आपके झारखंड राज्य उत्पादक करता है। ओक टसर रेशम की बात की जाए तो मणिपुर राज्य करता है उत्पादक। और मूंगा रेशम की बात की जाए तो असम राज्य उत्पादक करता है। ऑप्शन यहाँ पर जो है डी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लंबाई के अनुसार बढ़ते क्रम में आरोही क्रम बताना है। तो यहाँ पर कुछ हिमालय उनको लंबाई से बढ़ते क्रम बताना है। तो इसमें हमारा कुमायूं हिमालय यहाँ पर बढ़ते क्रम में सबसे छोटा है, केवल 320 किलोमीटर में है, ठीक है। फिर हमारा कश्मीर हिमालय, कश्मीर हिमालय की बात किया तो 560 किलोमीटर में है। उसके बाद हमारा नेपाल हिमालय, नेपाल हिमालय 800 किलोमीटर में है। और फिर हमारा आता है असम हिमालय 720 किलोमीटर में है। क्या ये सही है, हम कहेंगे नहीं, ये आपका ऑप्शन यहाँ पर सही नहीं है। तो नेपाल हिमालय तो आएगा ही नहीं, कश्मीर हिमालय भी नहीं आएगा, तो यहाँ पर ए ऑप्शन आ सकता है। कैसा, सबसे पहले आएगा 320 किलोमीटर वाला कुमायूं हिमालय, फिर उसके बाद आएगा 560 किलोमीटर वाला आपका कश्मीर हिमालय, फिर 720 किलोमीटर वाला आपका आएगा असम हिमालय, और अंतिम में नेपाल हिमालय 800 किलोमीटर वाला आएगा। ऑप्शन ए रहेगा। ये हमारे सभी बढ़ते क्रम में है, आपको ध्यान रखना है। और यहाँ पर आपकी सारी नदियों के बीच में, जैसे कुमायूं हिमालय की बात की जाए तो सतलज से काली के बीच में है, कश्मीर हिमालय सिंधु सतलज के बीच में है, असम हिमालय काली से तिस्ता के बीच में, नेपाल हिमालय जो है आपका काली से तिस्ता के बीच में, और असम हिमालय जो है आपका तिस्ता से दिहांग के बीच में। तो आपको ये थोड़ा नदी और आपको लंबाई में याद करना जरूरी होता है। झील है और राज्य है, कौन सा झील किस राज्य पर स्थित है। जैसे हम बात की जाए साथमकोट्टा झील, साथमकोट्टा झील जो है आपके केरल राज्य में पाई जाती है। तवा वोहर झील, तवा वोहर झील जो है आपकी मध्य प्रदेश राज्य में है। सोंगमो झील, सोंगमो झील सिक्किम राज्य में है। और चेंबरबक्कम झील जो है आपकी तमिलनाडु राज्य में है। ऑप्शन आपका यहाँ पर कौन सा सही हो जाएगा, सी वाला ऑप्शन जो है यहाँ पर जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, ज्वालामुखी और देश के बारे में बात करेंगे, कौन सा ज्वालामुखी किस देश में स्थित है। जैसे पेरिकुटिन ज्वालामुखी की बात किया है मैक्सिको में है, ताल ज्वालामुखी की बात किया तो फिलीपींस में है, सबनकाया ज्वालामुखी की बात किया तो पेरू में है, और कराकटोआ की बात की जाए आपके इंडोनेशिया में है। ऑप्शन आपका यहाँ पर जो है डी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। देखो ऐसे क्वेश्चन बहुत फंसाते हैं, तो आपको ध्यान रखना है। एल्यूमिनियम संयंत्र और विद्युत प्राप्ति है, किस एल्यूमिनियम संयंत्र से विद्युत प्राप्ति कहां से होती है। जैसे हिंडाल्को की बात किया है तो रिहंद परियोजना,
कौन सी, रिहंद परियोजना। मालको की बात की जाए मैटूर परियोजना, है ना। बालको की बात की जाए कोरबा ताप विद्युत ग्रह, और नालको की बात किया तो अंगुल ताप विद्युत ग्रह। ऑप्शन जो है यहाँ पर ए वाला करेक्ट हो जाएगा, ए का चौथा, बी का पहला, सी का दूसरा, डी का तीसरा ऑप्शन ठीक है। नींबू वंश के फलों का एक महत्वपूर्ण प्रदायक है, कौन सा है। नींबू वंश के फलों का एक महत्वपूर्ण प्रदायक के बारे में पूछ रहा है, कौन सा हो जाएगा, तो हम कहेंगे भूमध्य सागरीय क्षेत्र में हो जाएगा। कौन सा, भूमध्य सागरीय क्षेत्र। नींबू जो वंश के फलों का एक महत्वपूर्ण कौन सा होता है प्रदायक, तो हम कहेंगे जो सप्लायर होता है वो आपका भूमध्य सागरीय क्षेत्र से संबंधित होता है। यह उत्कृष्ट एवं लाभकृत कृषि जो है मानी जाती है आपकी भूमध्य सागरीय क्षेत्र में। इकोलैक्स निम्नलिखित में से किस एक के साथ संबंधित है। इकोलैक्स की बात की जा रहा है, किस क्षेत्र के साथ संबंधित है, तो इकोलैक्स है ना, कैसे लिखा जाएगा, इस तरीके से। इकोलैक्स जो है आपके किसके साथ संबंधित करता है, तो एक जैव विविधता संबंधी कानूनों और नीतियों पर एक वेब आधारित सूचना सेवा केंद्र को संदर्भित करता है इकोलैक्स। आपको देखना है ए ऑप्शन जो है आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। एक तरफ ऊर्जा संयंत्र है और एक तरफ संबंधित राज्य है, लेकिन पूछ रहा है कौन सा यहाँ पर सही नहीं है, गलत यहाँ पर ऑप्शन जो है कौन सा है। चलिए बात करेंगे, जैसे पतरातु। पतरातु क्या है, पतरातु एक ताप ऊर्जा है, ठीक है, ताप ऊर्जा है पतरातु, और कहां पर है, ये आपके झारखंड में है, ये तो करेक्ट है। गवाल पहाड़ी ये आपकी किससे संबंधित है, सौर ऊर्जा से संबंधित है, और ये कहां पर है, ये आपकी हरियाणा में है, ये भी करेक्ट है। चमेरा की बात किया है, चमेरा की बात किया है तो चमेरा जो है क्या है, चमेरा एक जल विद्युत है, क्या है, चमेरा एक जल विद्युत है। और चमेरा कहां पर है, चमेरा पंजाब में नहीं बल्कि आपकी हिमाचल प्रदेश में, कहां पर है, हिमाचल प्रदेश में है। तो ऑप्शन आपका कौन सा गलत हो गया, सी वाला गलत हो गया। जबकि मुमपडाल की बात की है तो मुमपडाल जो है आपकी पवन ऊर्जा है और यह तमिलनाडु में स्थित है, तो ऑप्शन आपका ये भी सही है। तो हमारा ए बी और डी सही है, जबकि सी वाला गलत है। आपकी पतरातु की ताप ऊर्जा है, झारखंड में है। गवाल पहाड़ी सौर ऊर्जा है, हरियाणा में है। चमेरा जल विद्युत ऊर्जा है, आपकी हिमाचल प्रदेश में है। और मप्पुडाल आपकी पवन ऊर्जा है, आपके तमिलनाडु राज्य में है। मेडागास्कर के संबंध में कथनों पर विचार करें, कौन सा ऑप्शन यहाँ पर जो है सही है। मेडागास्कर के बारे में बात कर रहा है तो देखें, मेडागास्कर जो है हिंद महासागर में स्थित सबसे बड़ा अफ्रीकी द्वीप है, जो कि मोजाम्बिक जल संधि के द्वारा अफ्रीका मुख्य भूमि से अलग हुआ है। हम कहेंगे बिल्कुल करेक्ट है। अब आपको थोड़ा सा अगर आपने दिमाग लगाया है, मैं यहाँ पर हल्का सा ही बना देता हूं, समझ में आ जाएगा। और यहाँ पर आप देखोगे मेडागास्कर आपको यहाँ पर दिख जाएगा। तो ये क्या है, अफ्रीका हो गया, ये आपका मेडागास्कर। और यहाँ पर जो आपकी है क्या है, मोजाम्बिक जल संधि है। मोजाम्बिक जल संधि के द्वारा अफ्रीका मुख्य भूमि से अलग होता है मेडागास्कर। और मेडागास्कर कहां पर है, हिंद महासागर में सबसे बड़ा आपका अफ्रीकी द्वीप है। दूसरा कथन है, मेडागास्कर वनीला द्वीप समूह राष्ट्रों का हिस्सा है, जिसमें 6 द्वीप हैं, मेडागास्कर, मायोटो, कोमोरस, मॉरिशस, सेशेल्स और यूनियन। तो आप कहेंगे हाँ ये भी करेक्ट है, तो ऑप्शन दोनों ही सही हैं। सी ऑप्शन यहाँ पर जो है करेक्ट यहाँ पर हो जाएगा। चलिए यहाँ पर पूछ रहा है संस्थान और अवस्थिति हैं, कौन सा यहाँ पर गलत है। जैसे बाहर बात की जाए तो भारतीय उष्णकटिबंधीय मौसम विज्ञान संस्थान कहाँ पर है, पुणे में है, करेक्ट है। भारतीय वन प्रबंधन संस्थान कहाँ पर है, भोपाल में है। कहाँ पर है, भारतीय वन प्रबंधन संस्थान की बात की जाए तो कहाँ पर है, भोपाल में है। ध्यान रखिएगा, भारतीय वन प्रबंधन संस्थान आपका भोपाल में है। तो बी ऑप्शन आपका क्या हो गया, गलत हो गया, है ना। और दूसरा, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वन अकादमी कहां पर है, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वन अकादमी कहां पर है, देहरादून में है। कहां पर है, देहरादून में है। ये भी आपका क्या हो गया, गलत हो गया। और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट की बात की कहां पर है, नई दिल्ली में। तो ये करेक्ट हो गया। पूछा क्या है, कौन से ऑप्शन गलत है, हम कहेंगे दूसरा और तीसरा ऑप्शन गलत है, जबकि पहला और चौथा ऑप्शन हमारा बिल्कुल यहाँ पर सही था। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में से कौन सा यहाँ पर जो है सही सुमेलित है। तो सही सुमेलित कौन सा है, बात करेंगे तो एक सही है बाकी गलत है। जैसे हम बात करें शू नहर की बात किया है तो इरी झील और होरियन झील के बीच में क्या, नहीं, हम कहेंगे यह सुप्रियर झील। कौन सी, सुप्रियर झील जो है, सुप्रियर झील प्लस ह्यूरॉन झील के बीच में है। तो हम कहेंगे ये तो ऑप्शन आपका गलत था। इरी झील नहर की बात किया है तो इरी नहर की बात किया है तो आपकी कहां पर है, सुप्रियर मिशिगन के बीच में, नहीं ये भी गलत है। मिशिगन एवं इरी के बीच में है, इरी झील एवं मिशिगन के बीच में, तो ये भी गलत हो गया। कील नहर की बात किया है तो उत्तरी सागर को बाल्टिक सागर के बीच में है। कहां पर है, उत्तरी सागर को बाल्टिक सागर के बीच में है। तो हम कहेंगे यहाँ पर तीसरा वाला भी गलत हो गया। वेलेंड नहर की बात किया तो इरी एवं ओरेंटेरियो के बीच में है, आपका करेक्ट है। तो यहाँ पर ए, बी और सी गलत थे, जबकि डी ऑप्शन यहाँ पर जो है आपका सही था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। जलप्रपातों को उनकी ऊंचाई के अनुसार अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। वाटरफॉल जो होते हैं उनको ऊंचाई के अनुसार एक क्रम में व्यवस्थित करना है। सबसे पहले हम इनकी ऊंचाई एवं नदी समझ लेते हैं। तो यहाँ पर बात करें, यहाँ पर
तो हम बात करें हुंड्रू जलप्रपात, कौन सा हुंड्रू जलप्रपात की बात किया तो 74 मीटर की ऊंचाई पर है, और बात किया तो यह स्वर्ण रेखा नदी पर है, कौन सी स्वर्ण रेखा नदी पर है। फिर आता है जोग जलप्रपात, जोग जलप्रपात जो है 255 मीटर की ऊंचाई पर है, और जोग जलप्रपात की बात की जाए शरावती नदी पर, कौन सी शरावती नदी पर है। फिर आता है कुचिकल जलप्रपात, आपका 455 मीटर की ऊंचाई पर है, पूछा जाए तो कह देना है बराही नदी पर है। और दूध सागर जलप्रपात की बात किया है 310 मीटर की ऊंचाई पर है, मांडवी नदी पर है, कौन सी मांडवी नदी पर है। अब ऑप्शन हम समझे तो हमारा कौन सा हो जाएगा सबसे ऊंचा, आपका है 455 कुचिकल जलप्रपात पहले नंबर पर, फिर आपका दूध सागर जलप्रपात, फिर जोग जलप्रपात, और फिर हुंडू जलप्रपात। ऑप्शन बी वाला जो यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आता है ज्वालामुखी क्रिया से मानव को होने वाले लाभों में कौन सा शामिल नहीं है। तो ज्वालामुखी क्रिया से मानव को लाभ जो होते हैं उनमें से यहाँ पर कौन कौन से शामिल नहीं होते हैं। प्राकृतिक सुरक्षा बल शामिल है, बहुमूल्य खनिजों की प्राप्ति ये भी होती है, भूतापी ऊर्जा भी होती है, विस्थापन से हानि होती है, क्या होती है विस्थापन से हानि होती है, ना कि लाभ होता है। तो लाभ शामिल जो है विस्थापन के द्वारा नहीं होता है, विस्थापन से मानव को हानि होती है, ध्यान रखिएगा। एक तरफ जनजातियां हैं और एक तरफ आदिवासी क्षेत्र है, कौन सी जनजाति किस आदिवासी क्षेत्र से संबंधित है। जैसे बंटू की बात किया है तो दक्षिण अफ्रीकी क्षेत्र संबंधित है, मसाई की बात किया है पूर्वी अफ्रीकी क्षेत्र संबंधित है, फुलानी की बात किया है पश्चिमी अफ्रीकी क्षेत्र संबंधित है, और नुबा की बात किया तो सूडान क्षेत्र से संबंधित है। ऑप्शन जो है हमारे यहाँ पर डी वाला करेक्ट हो जाएगा, कौन सा डी वाला जो है करेक्ट हो जाएगा। अच्छा देखो आप लोगों को बताना भूल गया हूं, हमारा ऐप आ चुका है जिसका नाम है यूपीएससी नेट, क्या नाम है यूपीएससी नेट नाम है, और यूपीपीसीएस के लिए एग्जाम बूस्टर सीरीज, क्या सी एग्जाम बूस्टर सीरीज, एक तरीके से आप ये मान लो रैपिड सीरीज चल रही है, और वेरी इंपॉर्टेंट है, मैम पढ़ा रही है हम भी पढ़ा रहे हैं, 90 से ज्यादा लेक्चर है, केवल 30 दिनों में कंप्लीट कराने का हमारा टारगेट है। यहां पर आप जाके ऐप पर जाके ज्वाइन जो है कर सकते हो। ऐप पर जाके एक बार देख लो, आपको पसंद आए नहीं आता है वो अलग बात है, पहले आप जाके देखो तो सही, आपको वहां पर चीजें समझ में जाएगी। साथ में टेस्ट सीरीज में ऑनलाइन माध्यम से लगाना चाहो तो वो भी लगा सकते हो, 300 से ज्यादा आपके क्वेश्चन वहां पर टेस्ट सीरीज में रहते हैं। क्वेश्चन रहेगा हमारा नेक्स्ट वाला, अभिकथन और कारण है इनमें से कौन सा अभिकथन कारण सही है। देखेंगे खुला सागरीय बंदरगाह उसे कहते हैं जहां जलीय पोत तट से दूर खुले सागर में लंगर डालते हैं। क्या है खुला सागरीय बंदरगाह उसे कहते हैं जहां पर जलीय जो पोत होते हैं तट से दूर रहकर खुले सागर में लंगर डालते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं खुला सागरीय बंदरगाह कहते हैं। करेक्ट है। कारण है भारत इस प्रकार का कोई बंदरगाह नहीं है। अब देखो सही लिखा है, भारत में मुंबई बंदरगाह एक ऐसा बंदरगाह है जो आपकी खुला बंदरगाह की तहत आता है। तो हम ये तो नहीं कहेंगे भारत में कोई बंदरगाह नहीं है, तो ऑप्शन कहेंगे ए सही है, किंतु आर ऑप्शन गलत है, हमारा सी वाला पे यहाँ पर टिक हम लगा देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, देश एवं तेल क्षेत्र है, कौन से देश में कौन सा तेल क्षेत्र है। जैसे ईरान में बात किया है मस्जिद ए सुलेमान है, इराक की बात किया है किरकुक है, कुवैत की बात किया है बरगान है, और सऊदी अरब की बात किया है दम्मम है। तो हम कहेंगे चारों ही सही मिले हैं, तो ए ऑप्शन जो है हमारे यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, जकारू है। अब जकारू क्या है, जकारू ऑस्ट्रेलिया में भेड़ पालन केंद्रों का कार्य करने वाले लोगों को जकारू कहते हैं। जो भेड़ पालन किया जाता है कहां पर किया जाता है, ऑस्ट्रेलिया में किया जाता है। ऑस्ट्रेलिया में जो भेड़ पालन केंद्रों पर कार्य करने में लगे लोग होते हैं उनको हम जकारू के नाम से जो है जानते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, अभिकथन और कारण है इनमें से अभिकथन कारण कौन सा सही है। दो परितंत्र के संक्रमण क्षेत्र में सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है, बिल्कुल ठीक है। जैसे हम इको जोन कह सकते हैं, क्या कहते हैं इको जोन कह सकते हैं, सेंसिटिव जोन कह सकते हैं, कुछ भी कह लो। एक एक्स नाम का आपका क्या है, एक आपका परितंत्र है, एक आपके बाई नाम का परितंत्र है। अब हम कह सकते हैं ये दोनों के बीच में जो आपको क्षेत्र मिल रहा है वो क्या है, आपका संक्रमण क्षेत्र है, और इस संक्रमण क्षेत्र में सबसे ज्यादा जैव विविधता पाई जाएगी। क्यों, क्योंकि एक्स की भी कुछ जैव विविधता होगी, बाई की भी कुछ जैव विविधता होगी, दोनों की जैव विविधता के साथ साथ एक तीसरी जैव विविधता का भी जो है क्या हो सकता है, उपज हो सकती है। तो हम कहेंगे यहाँ पर सर्वाधिक जैव विविधता संक्रमण क्षेत्र में मिलती है। करेक्ट है, पहला वाला करेक्ट है। दूसरा है, इस क्षेत्र में दोनों परितंत्रों की प्रजातियों के अलावा एक नवीन प्रजाति भी पाई जा सकती है। वही तो मैंने आपको बताया है, तो दोनों सही है, हम कहेंगे ए वाला सही रहेगा, ए आर दोनों सही है, व्याख्या भी सही कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, यहाँ पर पूछ रहा है कौन सा बेमेल है, मतलब कि गलत कौन सा। एक तरफ वन है, प्रमुख क्षेत्र है, और पूछ रहा है कौन सा यहाँ पर गलत है। मानसूनी वन में सागौन एवं साल वृक्ष पाए जाते हैं, करेक्ट है, करेक्ट है। दूसरा है, भूमध्य सागरीय वन में ओक एवं जैतून वन पाए जाते हैं, ये भी सही है। सदाबहार वर्षा वन में, सदाबहार वर्षा वनों की बात की जाए, सदाबहार वर्षा वन में क्या पाए जाते हैं, हेमलॉक और स्प्रूस पाए जाते हैं। क्या
हेमलॉक और स्प्रूस जो होते हैं वो आपके शीतोष्ण कोणधारी वनों में पाए जाते हैं। कौन से? शीतोष्ण कोणधारी वनों में जो है पाए जाते हैं। तो हम कहेंगे आपका तीसरा वाला क्या है? आपका तीसरा वाला गलत है। जबकि शीतोष्ण कोणधारी वन में देवदार और चीड़ भी पाए जाते हैं, तो ये भी ठीक है। अब आप ये मत कहना कि शीतोष्ण कोणधारी वन में जब आपके हेमलॉक और स्प्रूस पाए गए तो देवदार चीड़ नहीं पाए जाएंगे, ऐसा थोड़ी ना होता है ना। दोनों ही आपके जो है आपके शीतोष्ण में पाए जाते हैं। तो ऑप्शन हमारा कौन सा रहेगा? बी वाला रहेगा। केवल तीसरा ऑप्शन जो है यहाँ पर हमारा गलत था। नेक्स्ट आता है विकथन और कारण, इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? पर्यावरण अवनयन या अवक्रमण की अवधारणा पर्यावरण प्रदूषण की अवधारणा से अधिक व्यापक है। हम कहेंगे बिल्कुल सही बात लिखा है। क्या कह रहा है? कह रहा है कि पर्यावरण अवक्रमण की जो अवधारणा है पर्यावरण प्रदूषण की अवधारणा से बहुत ज्यादा व्यापक है। करेक्ट है। कारण कहता है कि पर्यावरण प्रदूषण मात्र मनुष्यों के कार्यों के द्वारा स्थानीय स्तर पर पर्यावरण की गुणवत्ता में हासिल से संबंधित है। तो हम कहेंगे हाँ ये भी करेक्ट है। ऑप्शन दोनों ही सही रहेंगे, तो ए वाले पे हम यहाँ पर टिक कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है पृथ्वी के आंतरिक भाग में विभिन्न परतों के मध्य पाई जाने वाली अक्षमता को ऊपर से नीचे क्रम में बताइए। तो मतलब सबसे पहले क्या आता है? क्रस्ट आता है। क्या आता है? क्रस्ट आता है। फिर मेंटल आ जाता है। फिर मेंटल के बाद क्या आता है? मेंटल के बाद आपका क्या आएगा? मेंटल के बाद आपका कोर आ जाता है ना। तो इन तीनों के बीच में क्या पाया जाता है? इन तीनों के बीच में कुछ डिसकॉन्टिन्यूटी पाई जाती है, असंबद्धता पाई जाती है, उसके बारे में बताना है ऊपर से नीचे की तरफ। तो हम कहेंगे सबसे पहले कोरोनाइड असंबद्धता आती है, फिर मोहोरोविक असंबद्धता आती है, फिर रैपिटी असंबद्धता, फिर गुटेनबर्ग, फिर अंतिम में आपकी लेहमैन आती है। ऑप्शन हमारा जो है बी वाला यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। जो कोरोनाइड होती है, जो कोनराड होती है वो ऊपरी क्रेस्ट को निचला क्रेस्ट से अलग करती है। जो मोहो होती है वो आपके क्रेस्ट को मेंटल से अलग करती है। जो रैपिटी होती है वो ऊपरी मेंटल को निचली मेंटल से अलग करती है। गुटेनबर्ग जो होती है वो मेंटल क्रोड से अलग करती है। और लेहमैन आपके ऊपरी क्रोड को निचले क्रोड से अलग करती है। तो सारी चीजें आपको मैंने यहाँ पर क्लियर कर दी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विभिन्न महाद्वीपों को उनकी संदर्भ में कथनों पर विचार करें, उपरोक्त में कौन सा कथन सही है? तो महाद्वीपों के संदर्भ में विचार करना है कौन सा सही है। एशिया महाद्वीप जो है पृथ्वी के कुल भूक्षेत्र का 1/3 है। हाँ बिल्कुल ठीक है। जो पृथ्वी का कुल भूक्षेत्र है उसका एशिया जो है 1/3 भाग में है। हम कहेंगे करेक्ट है। केवल यूरोप ही ऐसा महाद्वीप है जिससे होकर आर्कटिक वृत्त गुजरता है। अब थोड़ा सा भी पड़ा है, हम कहेंगे गलत है। केवल आर्कटिक वृत्त आपके यूरोप से कैसे गुजरता है? कि आपके कहां से? आपके उत्तर अमेरिका से भी गुजरता है। तो हम कहेंगे गलत है। केवल अफ्रीका ही ऐसा महाद्वीप है जिससे होकर कर्क रेखा, भूमध्य रेखा और मकर रेखा गुजरती है। हाँ तीनों आपकी कर्क रेखाएं, जो मकर रेखाएं, भूमध्य रेखाएं हैं, आपके अफ्रीका महाद्वीप से तीनों ही गुजरती है। तो हम कहेंगे सही है। ऑप्शन हमारा जो है पहला और तीसरा सही रहेगा, जबकि दूसरा वाला ऑप्शन जो है यहाँ पर गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और विचार करना है कि कौन सा यहाँ पर जो है सही सम्मिलित है। चलिए विचार कर लेते हैं। सूर्य तप किसकी बात कर रहा है? सूर्य तप की बात कर रहा है। सूर्य तप किसी वस्तु द्वारा परावर्तित दृश्य प्रकाश का प्रतिशत है। किसी वस्तु द्वारा परावर्तित दृश्य प्रकाश का प्रतिशत क्या होता है? सूर्य तप होता है। हम कहेंगे गलत। पृथ्वी की सतह, ध्यान रखिएगा, पृथ्वी की सतह लघु तरंगें के माध्यम से ऊर्जा प्राप्त करती हैं। जो पृथ्वी की सतह होती है वो लघु तरंगों के माध्यम से क्या करती हैं? ऊर्जा प्राप्त करती हैं। पृथ्वी जिस ऊर्जा को प्राप्त करती है उसे आपतित सौर विकिरण के रूप में जाना जाता है और इन्हें हम सूर्य तप कहते हैं। तो नाम कहेंगे पहला वाला सही है। एल्बिडो क्या होता है? एल्बिडो आपतित सौर विकिरण को अभी देखो, अब ये सही लिखा है भाई। एल्बिडो भी इसे नहीं कहते हैं, तो आपको यहां पर भी कहेंगे हम जब ऊर्जा की कुछ मात्रा वातावरण से गुजर जाती है। मान लो ये ऊर्जा की मात्रा कुछ वातावरण से गुजर जाएगी और परावर्तित, विकृत, अवशोषित हो जाती है, उसे हम क्या कहते हैं? पृथ्वी का एल्बिडो कहते हैं। तो ये भी गलत है। तापमान व्युत्क्रमण, तापमान के सामान्य व्यवहार में परिवर्तन को तापमान व्युत्क्रमण कहते हैं। तो ऑप्शन हमारा केवल तीसरा वाला सही रहेगा, जबकि पहला और दूसरा ऑप्शन गलत है। नेक्स्ट आता है कौन सा एक यहां पर सही सम्मिलित नहीं है? पठार है और स्थिति है। कौन से पठार की स्थिति कहां पर है पूछ रहा है, कौन सा गलत है? जैसे अबिसीनिया का पठार इथोपिया में है, करेक्ट है। पोटवार का पठार की बात किया तो अफगानिस्तान में नहीं है। कहां पर है? पोटवार का पठार की बात किया तो पाकिस्तान में है। तो ऑप्शन हमारा बी वाला गलत है। तसली का पठार अल्जीरिया में है, करेक्ट है। और बाई का पठार अंगोला में, ये भी करेक्ट है। तो ए, सी और डी करेक्ट थे, जबकि बी वाला ऑप्शन आपका हमारा गलत है। अफ्रीका महाद्वीप के सहारा मरुस्थल में पाई जाने वाली कौन सी एक जनजाति विदेशी पर्यटकों के लिए मार्गदर्शन का काम करती है? तो अफ्रीकी महाद्वीप में सहारा मरुस्थल में एक ऐसी जनजाति पाई जाती है जो कि विदेशी पर्यटकों के लिए मार्गदर्शक का कार्य करती है। कौन सी है? हम कहेंगे तुआरेग जनजाति। कौन सी है? तुआरेग जनजाति जो है आपकी पाई जाती है। नेक्स्ट आता है पृथ्वी के महासागरीय
तल पर दो प्रत्यक्ष ज्वारों के मध्य 52 मिनट की विलंब का कारण क्या है? पृथ्वी के महासागरीय तल पर दो प्रत्यक्ष ज्वारों के मध्य में जो 52 मिनट का जो अंतर होता है या विलंब होता है, उसका कारण क्या है? कारण हम कहेंगे पृथ्वी का घूर्णन एक सबसे बड़ा कारण है। दूसरा, पृथ्वी का परिक्रमण, नहीं ये नहीं है। चंद्रमा का घूर्णन भी नहीं है, चंद्रमा का परिक्रमण कारण है। तो हमारा ए और चौथा ऑप्शन से पृथ्वी का घूर्णन और चंद्रमा का परिक्रमण, ये दोनों ही आपके 52 मिनट के आपके कारण में ज्वारीय बलों में देखे जाते हैं। तो हम कहेंगे डी वाला ऑप्शन हमारा पहला और चौथा सही है। नदी एवं सहायक नदियां हैं और पूछ रहा है कि कौन सी यहां पर जो है सही है, तो सही पूछ रहा है कौन सी सही है ना। चलिए बात करेंगे। गोदावरी की भीमा नदी है क्या? नहीं, गोदावरी जो है, भीमा जो है आपकी कृष्णा की सहायक, किसकी? कृष्णा की सहायक है। इंद्रावती किसकी सहायक है? तो इंद्रावती कहेंगे हम गोदावरी की सहायक, किसकी? गोदावरी की सहायक है, तो ये भी गलत है। गंगा बनास की सहायक है क्या? नहीं, गंगा जो है आपकी, जो बनास जो है आपकी चंबल की सहायक, किसकी? चंबल की सहायक है, तो ये भी आपका गलत है। और महानदी जो है तेल नदी की सहायक है, तो हम कहेंगे हाँ करेक्ट है। तो ए, बी और डी क्या थे? ए, बी, सी गलत थे, जबकि डी ऑप्शन हमारा यहाँ पर सही था। नेक्स्ट आता है, निम्नलिखित में से कौन सा यहाँ पर सही नहीं है? नदियां और उद्गम स्रोत है, जैसे डैन्यूब नदी का स्रोत कहां से है? ब्लैक फॉरेस्ट से है, करेक्ट है। ब्लू नील का उद्गम कहां से है? ब्लू नील का विक्टोरिया झील से नहीं है। जो नीली नील आपकी है ताना झील से है, कहां से? ताना झील से है, और ताना झील बोले तो इथोपिया में है, तो हमारा ऑप्शन बी वाला गलत है। जबकि मिशिशी इटास्का झील से निकलती है, करेक्ट है, और यांगसी आपकी तिब्बत के पठार से निकलती है, ये भी आपका ऑप्शन जो है करेक्ट है। नेक्स्ट बात करेंगे, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, कौन सा ऑप्शन यहां पर जो है सही है? विचार करें। संख्या पिरामिड में जीवों की संख्या को ध्यान में रखा जाता है, उनको आकार में नहीं। क्या कह रहा है? संख्या जो पिरामिड बनता है उसको जीवों की संख्या को ध्यान में रखा जाता है, उनके आकार को नहीं, तो हम कहेंगे बिल्कुल करेक्ट है। क्या है? सही है। दूसरा है, संख्या और ऊर्जा पिरामिड आहार श्रृंखला के आधार पर सदैव सीधे उल्टे हो सकते हैं, किंतु बायोमास पिरामिड सदैव सीधा होता है। क्या ऐसे ही लिखे है? संख्या तथा बायोमास जो पिरामिड होता है आहार श्रृंखला में सीधे एवं उल्टे हो सकते हैं, किंतु ऊर्जा पिरामिड जो होता है, क्या बायोमास की अगर की बात के अलावा की जाए, जो ऊर्जा पिरामिड होता है वो सदैव सीधा होता है, तब सही हो जाता है। तो हमारा दूसरा गलत है, केवल पहला वाला ही ऑप्शन हमारा यहाँ पर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और कौन सा कथन जो है किस देश के साथ संबंधित होता है? बात करें, इस देश में बेका घाटी अवस्थित है, तो बेका घाटी लेबनान में है, जो सेब के उत्पादन के लिए विश्व प्रसिद्ध है, तो ठीक है, चलो ये अभी लेबनान की बात की गई। दूसरा, यह पश्चिम एशिया में ईसाइयों को सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश है, प्रॉपर लेबनान की बात की जा रही है, तो हम कहेंगे डी ऑप्शन हो जाएगा। डी ऑप्शन के बारे में कहा जा रहा है, और लेबनान को मध्य पूर्व का स्विट्जरलैंड भी कहा जाता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, राष्ट्रीय शिक्षा दिवस कब मनाया जाता है? तो हम कहेंगे 11 नवंबर को, करेक्ट है। जनजातीय गौरव दिवस कब मनाया जाता है? 15 नवंबर को, ये भी सही है। अंतरराष्ट्रीय सहिष्णुता दिवस कब मनाया जाता है? 16 नवंबर को, ये भी सही है। विश्व शौचालय दिवस कब मनाया जाता है? 19 नवंबर को, ये भी करेक्ट है। ऑप्शन जो है हमारा ए वाला यहाँ पर जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? गलत कौन सा है पूछ रहा है, गलत यहाँ पर कौन सा है? भारत राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा अभ्यास 2024 कब कहां पर है? नई दिल्ली में है, करेक्ट है। जीआई एंड बियॉन्ड शिखर सम्मेलन 2024 कहां पर हुआ? नई दिल्ली में हुआ था। कहां पर हुआ था? ये भी आपका नई दिल्ली में हुआ था, तो हम कहेंगे ऑप्शन बी वाला तो यहां पर गलत हो गया। वैश्विक खाद्य सुरक्षा सम्मेलन अबू धाबी में हुआ, ये भी सही है। तो ऑप्शन ए और सी करेक्ट है, जबकि बी वाला ऑप्शन जो है यहां पर हमारा गलत था। नेक्स्ट बात करेंगे, नवंबर 2024 में मसातो कांडा एशियाई विकास बैंक के एडीबी बैंक के 11वें अध्यक्ष के रूप में चुने गए हैं। वह किस देश के प्रधानमंत्री वित्त मंत्री के विशेष सलाहकार रूप में कार्यरत हैं? तो हम कहेंगे जापान के। कहां के? जापान के विशेष रूप से है मसातो कांडा आपके अध्यक्ष चुने गए हैं, और ये प्रधानमंत्री वित्त मंत्री के विशेष सलाहकार रह चुके हैं, रह रहे हैं। नवंबर 2024 में आयोजित अग्नि वॉरियर 2024 के संबंध पर विचार करें, कौन सा ऑप्शन सही है? तो नवंबर 2024 में जो आयोजन हुआ था अग्नि वॉरियर 2024 का, उसके बारे में कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? चलिए करेक्ट ऑप्शन की बात करें, भारत एवं सिंगापुर के सशस्त्र बलों के मध्य द्विपक्षीय अभ्यास है। क्या ये सही है? हम कहेंगे हाँ बिल्कुल करेक्ट है। इसका आयोजन जो है आपके देवलाली महाराष्ट्र में किया गया है, तो हम कहेंगे ये भी करेक्ट है। आपका ऑप्शन सी रहेगा, एक और दो दोनों ऑप्शन करेक्ट है। नवंबर 2024 में आयोजन होने वाले शिखर सम्मेलन में भुखमरी एवं गरीबी के खिलाफ वैश्विक गठबंधन की शुरुआत की गई थी। तो वैश्विक गठबंधन की शुरुआत G20 शिखर सम्मेलन के दौरान जो है की गई थी। ए ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है, वेरी इंपोर्टेंट
क्वेश्चन है। 19वें G20 शिखर सम्मेलन के संबंध पर विचार करें, कौन सा ऑप्शन सही है। तो 19वां G20 शिखर सम्मेलन हुआ, उसके बारे में पूछ रहा है, कौन सा ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है। तो बात करें नवंबर 2024 में इस सम्मेलन का आयोजन रियो डी जेनेरो ब्राजील में संपन्न हुआ था, तो हम कहेंगे बिल्कुल करेक्ट है। क्या है, सही है। दूसरा है, यह सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व विदेश मंत्री एस जयशंकर ने किया, तो भाई ये गलत हो जाएगा, क्योंकि प्रधानमंत्री के द्वारा इसमें क्या किया गया था, प्रतिनिधित्व किया गया था, तो दूसरा गलत है। तीसरा है, आगामी 20वां शिखर सम्मेलन 2025 में दक्षिण अफ्रीका में होगा, साउथ अफ्रीका में होगा, तो ये भी सही है। पहला और तीसरा सही है, जबकि दूसरा वाला यहाँ पर जो है आपका गलत था। नेक्स्ट आता है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, विचार करना है कौन सा ऑप्शन यहाँ पर जो है करेक्ट है। तो मिस यूनिवर्स 2024 सौंदर्य प्रतियोगिता का जो आयोजन जो है नवंबर 2024 में मैक्सिको में संपन्न हुआ, तो हम कहेंगे करेक्ट है। दूसरा है, डेनमार्क की विक्टोरिया केयर थीलविग ने यह प्रतियोगिता में जीत हासिल की है, ये भी करेक्ट है। भारत की तरफ से रिया सिन्हा ने इस प्रतियोगिता में भाग लिया था, ये भी करेक्ट है। ऑप्शन तीनों यहाँ पर ऑप्शन जो रहेंगे यहाँ पर सही रहेंगे। तो 140 नंबर क्वेश्चन पर आ चुके हैं, लेकिन चैनल को अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब लाइक शेयर नहीं किया तो कर लीजिएगा, क्योंकि इसी तरीके की सीरीज हमारी चैनल पर चल रही है, मल्टीपल्स कोचिंगों की चल रही है, आप जाके जरूर एक बार देख सकते हो। साथ में हमारा ऐप भी आ चुका है जिसका नाम है यूपीएससी नेट ऐप है, और इसको आप लोग डाउनलोड करके मल्टीपल्स कोर्सेज लॉन्च हो चुके हैं, आप इसको जरूर एक बार देख लीजिएगा। नवंबर 2024 में किस भारतीय अभिनेता को थाईलैंड का मानद पर्यटन सलाहकार या ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है, तो सोनू सूद को बनाया गया है थाईलैंड का ब्रांड एम्बेसडर, किसके रूप में, पर्यटन सलाहकार या आपके पर्यटन के रूप में। नवंबर 2024 में ही वैश्विक खाद्य सुरक्षा शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन कहां पर हुआ है। ऑप्शन बढ़िया है, छोटा है, अबू धाबी यूएई में किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बात करेंगे, नवंबर 2024 में जारी जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2025 के बारे में कौन सा ऑप्शन असत्य है। अब पूछ रहा है गलत ऑप्शन यहाँ पर कौन सा है। यह सूचकांक संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के द्वारा जारी किया जाता है, क्या ये सही है, हम कहेंगे गलत है। क्यों, क्योंकि इसको जर्मन वॉच न्यू क्लाइमेट इंस्टीट्यूट तथा क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क इंटरनेशनल के द्वारा जारी किया जाता है, ना कि आपके यूएनईपी के द्वारा। गलत है। इस सूचकांक में शीर्ष स्थान डेनमार्क देश को रहा है, हम कहें करेक्ट है। भारत इस सूचकांक में 10वें स्थान पर है, तो ये भी सही है। तो जलवायु परिवर्तन सूचकांक में भारत 10वें स्थान पर है, डेनमार्क का पहला स्थान है। ऑप्शन कहेंगे, पूछा है कौन सा ऑप्शन गलत है, तो हम कहेंगे ऑप्शन केवल पहला वाला ऑप्शन यहाँ पर गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, नवंबर 2024 के संजय मूर्ति ने किस पद पर पदभार ग्रहण किया है। के संजय मूर्ति के द्वारा कौन सा पदभार ग्रहण किया गया है, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, किसका, सीएजी के पद को जो है आपका क्या किया है, इन्होंने पदभार जो है ग्रहण किया हुआ है। व्यक्ति और नियुक्ति है, कौन सी व्यक्ति की नियुक्ति किस क्षेत्र में की गई है। जैसे संजय मल्होत्रा की बात किया तो 26वें गवर्नर बने हैं आरबीआई के, करेक्ट है ना, सही है। दूसरा है, हरमीत ढिल्लो सहायक अटॉर्नी जनरल बनी है यूएसए की, ये भी सही है। फ्रैंकोइस बायरू प्रधानमंत्री बने हैं फ्रांस के, ये भी सही है। नेटुम्बो नांदी नंदेत की बात किया तो प्रथम महिला राष्ट्रपति बनी है नामीबिया की, ये भी करेक्ट है। तो ऑप्शन ए वाला रहेगा, और सारे ऑप्शन यहाँ पर सही मिले हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, नवंबर 2024 में संपन्न 29वें जलवायु परिवर्तन सम्मेलन COP29 के बारे में बात कर रहा है, कौन सा ऑप्शन सही है। COP29 यह सम्मेलन का आयोजन बाकू अजरबैजान में किया गया, करेक्ट है। इसका उद्देश्य क्या है, 2050 तक नेट जीरो का उत्सर्जन प्राप्त करना, हम कहेंगे ये भी सही है। 30वें सम्मेलन COP30 का आयोजन कहां पर किया जाएगा, ब्राजील में किया जाएगा, ये भी सही है। ऑप्शन तीनों हमारे यहाँ पर जो है करेक्ट है। नेक्स्ट आता है, नवंबर 2024 में कि निम्नलिखित देशों में से किस एक में लगभग 40 वर्षों में पहली बार राष्ट्रव्यापी जनगणना का आयोजन किया गया है। तो पहली बार राष्ट्रव्यापी जनगणना 40 वर्षों में कहां पर की गई है, ऑप्शन रहेगा इराक में की गई। कहां पर की गई है, इराक में की गई है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, कौन सा ऑप्शन यहाँ पर जो है सही है। विचार करें, नवंबर 2024 में इसरो के द्वारा लेह लद्दाख में देश का पहला एनालॉग अंतरिक्ष मिशन प्रक्षेपित किया गया है, करेक्ट है। इसका उद्देश्य क्या है, अंतर्ग्रहीय आवास के भीतर जीवन का अनुकरण करना, तो हम कहेंगे दोनों ऑप्शन हमारे यहाँ पर करेक्ट हो जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बात करेंगे, युद्ध अभ्यास और संबंधित देश है। जैसे बात की जाए बिम्बेक्स 2024, तो हम बात करें बिम्बेक्स 2024 की, तो जो है आपका भारत वियतनाम के बीच में हुआ, करेक्ट है। दूसरा आता है ब्रिज परिहार 2024, भारत अमेरिका के बीच में हुआ, ये भी सही है। सी विजिल 2024 की बात किया है, यह जो है आपका भारत मलेशिया के बीच में नहीं किया गया, बल्कि भारतीय नौसेना के द्वारा किया जाने वाला द्विवार्षिक जो है तटीय रक्षा अभ्यास है। तीसरा गलत है, केवल पहला और दूसरा ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बात करेंगे, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही है। विचार करें, ब्रिटिश लेखिका समंथा हार्वे को 2024 के लिए बुकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया, करेक्ट है। इन्हें यह पुरस्कार इनके अंग्रेजी उपन्यास ऑर्बिटल के लिए दिया गया है, तो ये भी सही है। तो ऑप्शन सी रहेगा, एक और दो दोनों ऑप्शन हमारे करेक्ट हैं। किन्हें नवंबर 2024 में उद्योग व्यापार जगत के प्रमुख संगठन फिक्की का अध्यक्ष के रूप में चुना गया है, तो बात करेंगे हर्षवर्धन अग्रवाल को फिक्की के आपके अध्यक्ष के रूप में चुने गए हैं। यहां पर हमने 150 क्वेश्चन अपने पूरे कंप्लीट किए, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट हमारी वीडियो आएगी वो ध्येय आईएएस का टेस्ट नंबर 4 की हम बात करेंगे, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट यहां पर जो है रहने वाला है। उम्मीद है आप लोगों ने चैनल को
को लाइक शेयर सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लिया होगा, जिससे कि नई वीडियो आए आपको नोटिफिकेशन भी मिल सके। आज के लिए धन्यवाद।